ओके। हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग पेपर डिस्कशन करेंगे, मॉक टेस्ट 5 का। ठीक है। तो मॉक टेस्ट, एडवांस मॉक टेस्ट आप 5 आपने अटेम्प्ट किया है। दो पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। तो चलिए पहले हम पेपर 1 डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम पेपर 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखो, पेपर 1 जो है आपका, ये यही है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये पेपर 1 है कि नहीं। यस, दिस इज पेपर 1। पेपर 1, पेपर 1 में जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमने कॉपी कर लिया है ऑलरेडी। तो इसको चलो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे करके हर एक क्वेश्चन का हम आपको सॉल्यूशन बताते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ N2 प्लस N1 एंड N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर फॉर हीलियम प्लस आयन इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम आर 4 and 8 respectively. The wavelength of emitted photon when electron jump from N2 to N1, राइट? अच्छा, तो क्वेश्चन में ये है कि हीलियम प्लस आयन के लिए हमें N2 से N1 जाना है, एमिशन स्पेक्ट्रा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, राइट? तो पहले हमें N2 और N1 का वैल्यू पता होना चाहिए, और दूसरा हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/λ इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, मतलब इनिशियल माइनस N2 का फाइनल है। यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब हमें बस पता होना चाहिए N1 और N2 का वैल्यू क्या है, तो फिर हमें लैम्डा भी पता चल जाएगा। तो देखो, उसके लिए तो बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है। हमें एल्जेब्रिक फॉर्मूला लगाना है। N2 प्लस N1 का वैल्यू दिया हुआ है, और N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें बस N2 माइनस N1 पता होना चाहिए। फॉर्मूला के हिसाब से हमें ये कितना आएगा, क्योंकि ये आपका 4 है तो ये आपका आ जाएगा 2। तो N2 माइनस N1 आपका आ जाएगा 2, N2 प्लस N1 आपका दिया हुआ है 4। ठीक है, इससे अगर सॉल्व करेंगे तो 2 N2 इज इक्वल टू 6, N2 इज इक्वल टू 3, तो फिर N1 इज इक्वल टू हो गया आपका 1। यस, N1 इज इक्वल टू हो गया आपका 1। तो अगर यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे, जेड का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, जेड हीलियम प्लस के लिए जेड का वैल्यू है 2, तो जेड स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। अच्छा, 1/N1 स्क्वायर मतलब 1 ही हुआ, माइनस 1/N2 स्क्वायर मतलब 9 ही हुआ। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 8। 8, राइट? 8 मतलब 8 × 4 = 32, 8 × 4 = 32, तो मतलब आपका ये आ जाएगा 32 RH/9, और लैम्डा आपका आ जाएगा क्या, 9/32 इंटू 1/RH। तो आप ऑप्शन एक बार देख लो, ऑप्शन आपका हो जाता है ऑप्शन सी, राइट? ऑप्शन सी इज द आंसर। अच्छा, जो भी बच्चे आप लोग हो, अगर किसी में डाउट है, किसी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो फिर हमें पूछ लेना चैट बॉक्स में, ठीक है? ओके। तो क्या किया हमने, ये बस सिंपली हमने इन 1/λ इज इक्वल टू RH जेड स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया है, और क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वहां से हमने N2 और N1 का वैल्यू निकाला है, फिर वहां से हमें वेवलेंथ मिल गया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो है एक बार देख लो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक बार देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम कॉपी कर लेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि A2B2 is sparingly soluble salt of molar mass with solubility is x gram per liter. The ratio of the molar concentration of B3 minus to the solubility product। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन में ना थोड़ा गलती है, मतलब इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगर आपका आंसर नहीं आया है, इसका मतलब इसका कारण यही है कि इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम आपको बता रहे हैं। जो क्वेश्चन है ना, इसमें A2B3 नहीं है, ये एक्चुअली होना चाहिए A3B2। यस, तभी देखो बी का वैलेंसी आपका 3 आएगा, क्योंकि आपको पूछा गया है कि B3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन देखना है, ठीक है, और उसके साथ रेशियो देखना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन में थोड़ा गलत है। अब A3B2 के हिसाब से अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे।
A3B2 is a sparingly soluble salt with molar mass m and solubility x gram per liter. Ratio of molar concentration of B3 minus to the solubility product of the salt. ठीक है, अब देखो कोई भी सॉल्ट अगर आपका फॉर्मूला होता है AXBY, तो इससे आपको मिलता है मान लो x मोल्स ऑफ A सपोज Y प्लस एंड Y मोल्स ऑफ B X माइनस, ऐसे ही आपको प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि आपके पास कोई एक एग्जांपल देके बताते हैं, Al2SO4 होल 3 होता है तो क्या होता है, आपको मिलता है 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस और 3 मोल्स ऑफ SO4 2। ये तो बहुत ही बेसिक है जो आपको पता है। अब इसमें से आपका जो भी सॉलिबिलिटी AXBY के लिए सॉल्ट के लिए दिया रहेगा, इसका सॉलिबिलिटी कितना हो जाएगा इंटू एस, इसका सॉलिबिलिटी कितना हो जाएगा इंटू वाई इंटू एस। तो उसी हिसाब से आपका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो जाता है KSP इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स वाई टू द पावर वाई एस टू द पावर एक्स प्लस वाई। यही फॉर्मूला आपका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का आता है। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको मान लो आपके पास एक सॉल्ट है A3B2, तो उस हिसाब से आपको कितना मिलेगा, आपको 3 मोल्स ऑफ A2 प्लस और 2 मोल्स ऑफ B3 माइनस मिलेगा। अगर इसका सॉलिबिलिटी आप निकाल लेते हो तो इस हिसाब से इन दोनों का सॉलिबिलिटी कितना होगा, इसका हो जाएगा 3s, इसका हो जाएगा 2s। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B3 माइनस कितना हो जाएगा 2s। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगा 3 टू द पावर 3 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3 कितना होता है 27, 2 टू द पावर 2 कितना होता है 4, मतलब आपका हो गया 108 एस टू द पावर 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। यस, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, आपके पास मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B3 माइनस आपका है 2s और KSP, इसी का रेशियो आपको पूछा गया है। तो ये हो जाता है 2s बाई 108 एस टू द पावर 5। अच्छा, इसका मतलब आपका क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आपका 54, मतलब 1/54 1/s⁴ होता है आपका रेशियो। लेकिन और एक प्रॉब्लम यहाँ पे भी दिया हुआ है कि सॉलिबिलिटी जो है ना वो ग्राम पर लीटर में दिया हुआ है, पर सॉलिबिलिटी हमेशा मोल पर लीटर में आपको लिखना है, राइट। मोल पर लीटर में लिखोगे तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगा, मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देखते हैं, एक्स ग्राम पर लीटर। यस, एक्स ग्राम पर लीटर को अगर मोल पर लीटर में करना है तो एक्स बाई एम मोल पर लीटर हो जाएगा। तो एस के जगह पे अगर आप एक्स लिख, मतलब एस के जगह पे एक्स लिखोगे तो क्या आ जाएगा 1/54, नीचे आ जाएगा एक्स टू द पावर 4, ऊपर आ जाएगा एम टू द पावर 4। चलो देखते हैं कौन सा आंसर हमारा मिलता है, आई थिंक ऑप्शन सी, यस ऑप्शन सी इट इज। ठीक है, ये है आपका पहले दो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। चलते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बोलो बच्चे, किसी को कोई डाउट है इसमें, इन दोनों क्वेश्चन में? अगर नहीं है तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। एमोनिया गैस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैल्शियम सायानामाइड। अब कैल्शियम सायानामाइड, आपको पता होगा कि कैल्शियम सायानामाइड का मतलब है नाइट्रोलिम, जो कि एक फर्टिलाइजर है, जो कि एक फर्टिलाइजर है। कैल्शियम सायानामाइड होता है CaCN2, एक क्वेश्चन नंबर कितना होगा 20, राइट। CaCN2 होल 2 नहीं, CaCN2। इस पे अगर आप वाटर दोगे तो क्या बनता है, हाइड्रोलाइसिस होके कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और एमोनिया बनता है। तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि नहीं बनेगा एमोनिया, वो तो गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट हमें ढूंढना है।
ऑन हीटिंग अमोनियम नाइट्राइड अमोनिया इज फॉर्म्ड, नो नाइट्रोजन इज फॉर्म्ड, एंड ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट लाफिंग गैस इज फॉर्म्ड। अच्छा, इन दोनों को आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। बी और सी देखो क्या दिया हुआ है, एमोनियम नाइट्राइट। एमोनियम नाइट्राइट का मतलब क्या है, एमोनियम नाइट्राइट हो गया आपका NH4NO2, और क्या है आपका, और है आपका NH4 होल टू Cr2O7, एमोनियम डाइक्रोमेट, एमोनियम डाइक्रोमेट। इन दोनों पे आपको क्या ध्यान रखना है, ये आपका पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फैमिली का क्वेश्चन है। इसमें आपको ध्यान देना है कि इस ये जो दोनों सॉल्ट है, ठीक है, इस सॉल्ट को हीट करने से जो एमोनियम वाला पार्ट है, इससे आपको इससे आपको नाइट्रोजन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, नाइट्रोजन। मतलब अगर आप इसको हीट करोगे तो जो एमोनियम पार्ट का जो नाइट्रोजन है वो एज ए इनटू गैस इवॉल्व होगा, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट तो गलत ही है, ये दोनों स्टेटमेंट ही आपका गलत है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या बनता है, नाइट्रोजन बनता है, ठीक है। अगर आप इसको लेते हो NH4NO3, तब आपको लाफिंग गैस मिलेगा, तब आपको N2O लाफिंग गैस मिलेगा। इसको हीटिंग करने से आपको लाफिंग गैस मिलता है, ठीक है। अच्छा, और एक कौन सा स्टेटमेंट है, लास्ट स्टेटमेंट हमारा, एमोनियम कार्बोनेट। हाँ, एमोनियम कार्बोनेट अगर आप हीट करोगे, एमोनियम कार्बोनेट, एमोनियम फॉस्फेट, इस तरह के सॉल्ट को अगर आप हीट करोगे तो इसमें आपको कोई भी रेडॉक्स चेंज नहीं दिखेगा। आप नोटिस करो कि पहले जो दो, मतलब पहले मतलब ये जो दो रिएक्शन हमने किया है, नाइट्राइट, नाइट्रेट, डाइक्रोमेट, इस तरह के जो सॉल्ट को हम हीट कर रहे हैं, इसमें एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप एमोनियम कार्बोनेट, एमोनियम फॉस्फेट, इस तरह के सॉल्ट को, या फिर एमोनियम क्लोराइड, इस तरह के सॉल्ट को अगर आप हीट करते हो तो वहां पे कोई भी रेडॉक्स चेंज नहीं होता है, सिंपल थर्मल डिकम्पोजिशन होगा और आपको एमोनिया गैस मिलेगा। ऐसे ही आपको इसके रिएक्शंस आपको याद रखना है, ओके। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा फिर अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। चलो, पहला रिएक्शन तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है, आपको पता चल गया कि ब्रोमीन और कार्बन के बीच में मैग्नीशियम आ जाएगा। फिर आप उसके साथ जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करोगे तो जो नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड है उसके क्लोरीन के साथ आपका रिएक्शन होगा, राइट। तो पहले हम इसको थोड़ा कॉपी कर लेते हैं और आपको लिख के दिखा देते हैं, फिर आपका क्लियर हो जाएगा आई थिंक। चलो, कॉपी कर लिया है हमने। हाँ, ये है आपका रिएक्शन। तो देखो, जो डायरेक्ट हम कंपाउंड ए लिखते हैं, कंपाउंड ए क्या होगा, कंपाउंड ए हो जाएगा आपका मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। इसके साथ अगर आप ये जो क्लोरीन वाला कंपाउंड, इसके साथ रिएक्शन करोगे, क्लोरीन, और यहाँ पे क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। देखो, आ, यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड में क्लोरीन लगा हुआ है, तो अगर रिएक्शन होता, अगर हम नहीं कर कि रिएक्शन होगा, हम कह रहे अगर रिएक्शन होता तो किस तरह का रिएक्शन होता, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता। क्लोरीन चला जाता और ये जो साइक्लोपेंटाइल रिंग है वो आ जाता। पर एरोमेटिक कंपाउंड में जो कि आपका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ही डिफिकल्ट है, ये आपने पढ़ा है, तो रिएक्शन क्लोरीन सेंटर में तो नहीं होगा, रिएक्शन कहां पे होगा, रिएक्शन, ओ लिखा हुआ शो नहीं हो रहा है क्या, अच्छा यस अच्छा, सर। आपको पहले बताना चाहिए था, आपको पहले बताना चाहिए था, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। और एक मिनट, एक मिनट, एक बार मुझे कंफर्म कर देना, ठीक है, एक बार मुझे कंफर्म कर देना कि आपको लिखा हुआ शो हो रहा है कि नहीं। अब तक तो मैं लिख ही रहा था, अब तक तो मैं लिख ही रहा था, आई थिंक अब शो होगा। एक बार कंफर्म कर दो, अब शो हो रहा है कि नहीं। यस सर। ओके ओके, थैंक यू। देखो आप, हम यही करेंगे
ठीक है, जब तक आपका हमारा लेवल क्लास रहेगा, जब भी पेपर डिस्कशन होगा हम आपको हर एक क्वेश्चन का लिख के दिखाएंगे कि कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, नहीं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझ में कैसे आएगा, राइट। अच्छा, आके आप पहले का दो को सारे क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? जल्दी से बता दो। ओके, फाइन फाइन फाइन, थैंक यू। चलो अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला क्वेश्चन, तो हम जो भी बता रहे थे कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप एरोमेटिक हैलाइड पे रिएक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं। तो रिएक्शन कहाँ पे होगा? रिएक्शन आपका यहीं पे होगा। यहाँ पे होने के बाद आप इसको बॉन्ड को ब्रेक करोगे, फिर अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, क्या होता है, सायानाइड नाइट्राइल ग्रुप में अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करते हो, नाइट्राइल ग्रुप में अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करते हो, तो क्या बनता है, एक कीटोन कंपाउंड बनता है, राइट, हाइड्रोलाइसिस के बाद। तो आपका जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा वो कुछ ऐसा होगा कि क्लोरीन रहेगा यहाँ पे, क्लोरीन रहेगा यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक 5 मेंबर रिंग, राइट। 5 मेंबर रिंग आपका ये बन जाएगा। तो इसके बाद आपने क्या किया है, इसके बाद आपने क्या किया है, यहाँ पे ब्रोमीन, ब्रोमीन और एसिडिक एसिड में ब्रोमीन दिया है, एसिडिक एसिड में आपने इसका ब्रोमीन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा, तो फिर आपका प्रोडक्ट हो जाएगा ये वाला। 5 मेंबर रिंग कहाँ पे है, 5 मेंबर रिंग ये देखो बी में है, हम आपको दिखा रहे हैं ऑप्शन बी। एक मिनट, हाँ, देखो जो ग्रिग्नार्ड बन गया था, ग्रिग्नार्ड के बाद जो कीटोन बना था, उसके बाद ब्रोमिनेशन रिएक्शन होगा, ब्रोमीन और एसिडिक में क्या होगा, ब्रोमिनेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे केवल ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सारा स्टेप? पहले आपका ग्रिग्नार्ड बनेगा, उसके बाद सीएन में रिएक्शन होगा, फिर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपका कीटोन बनेगा, उसके बाद जो अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन में ब्रोमीन आ जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट है बी। चलते हैं क्वेश्चन सर नंबर 20। बोलो। सर ये HOAC थोड़ा समझा देते क्या है? एच जो ओ ए सी लास्ट। का मतलब है एसिटिक एसिड, जो एसाइल ग्रुप है ना, CH3CO, इसको हम AC लिखते हैं, एसाइल ग्रुप कहते हैं। मतलब है कि आप अगर एसिटिक एसिड लिखते हो, एसिटिक एसिड क्या है, CH3CO2H, यस सर। राइट, एसिटिक एसिड CH3CO2H। अगर आपके पास एसिटामाइड है तो क्या लिखोगे, ACH3CONH2। तो बार बार CH3CO ना लिख के हम क्या करते हैं, ऐसे CH3CO ना लिख के हम लिख देते हैं HOAC। AC का मतलब है ये वाला पार्ट। तो अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ है AC, AC होल 2, AC होल 2O, ऐसे आपको बहुत जगह पे मिलेगा, AC होल 2O, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। AC होल 2O क्या हो जाएगा आपका, एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO, C डबल बॉन्ड O, CH3, राइट। तो AC का मतलब है आपका एसाइल ग्रुप। ओके ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। टू volatile liquid A and B are mixed to form ideal solution if PA naught is equal to 100 millimeter of mercury and PB naught is equal to 150 millimeter of mercury. Identify the correct option if 10 moles of A are mixed with 40 moles of B such as। अच्छा ठीक है, समझ गए। इसको आपको हर एक स्टेटमेंट का आपको देखना होता है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है ये सब, कोई बात नहीं, हम अगर जल्दी से इसको कर लेंगे। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना आता है तो आप जल्दी से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। फिर आप सॉल्यूशन फेज में उसका मोल फ्रैक्शन के लिए आप राउल्स लॉ अप्लाई करोगे, और वेपर फेज के लिए आप डाल्टन्स लॉ अप्लाई करोगे, यही होता है इसके क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको ये जो हमारा व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है। तो देखो आपका क्वेश्चन में है कि प्योर सॉल्यूशन, प्योर ए
जो है वो दिया हुआ है 100 मिलीमीटर, प्योर बी के लिए दिया हुआ है 150 मिलीमीटर। ठीक है, अब मोल नंबर ऑफ ए दिया हुआ है आपका 10 मोल्स, मोल नंबर ऑफ बी दिया हुआ है आपका 40 मोल। पहला काम हमारा हो जाएगा मोल फ्रैक्शन निकालना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 10/50 इज इक्वल टू 1/5। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा आपका कितना, 4/5। ठीक है, तो अगर आप राउल्स लॉ अप्लाई करोगे तो राउल्स लॉ के हिसाब से कंपोनेंट ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, कंपोनेंट ए का पार्शियल वेपर प्रेशर हम पी अगर लिखते हैं, वो क्या होता है राउल्स लॉ के हिसाब से कि मोल फ्रैक्शन कितना है 1/5 इंटू प्योर जो है उसका प्योर सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन मतलब वेपर प्रेशर है, तो उस हिसाब से 1/5 इंटू 100 हो जाएगा ये, तो आपका हो जाता है कितना 20, राइट 20। सिमिलरली पीबी कितना हो जाएगा, पीबी आपका हो जाएगा 4/5 इंटू 150, 150 आपका कितना हो जाएगा 30, राइट, तो फिर 120। सही है। अच्छा, तो अब आपको टोटल वेपर प्रेशर कितना मिलेगा, टोटल वेपर प्रेशर मिलेगा पी ए प्लस पीबी, पी ए प्लस पीबी इज इक्वल टू 120 प्लस 20 इज इक्वल टू 140। देखो ये आपका टोटल वेपर प्रेशर है, ए पी ए आपका क्या है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, पीबी आपका क्या है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। आपको क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है एक बार देख लेते हैं। टोटल प्रेशर हो इन इक्विलिब्रियम, यस, टोटल प्रेशर व्हेन इक्विलिब्रियम गेट्स एस्टैब्लिश्ड विल बी 140, तो फिर ये करेक्ट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर स्टेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर स्टेट, अच्छा उसको भी निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर स्टेट कैसे निकालोगे, देखो वेपर स्टेट में अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, ये आपका सॉल्यूशन फेज में मोल फ्रैक्शन था, उसके लिए आपने राउल्स लॉ निकाला है, यूज किया है। वेपर फेज के लिए आप डाल्टन्स लॉ अप्लाई करोगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर सेज दैट मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर। तो अगर आपको पार्शियल प्रेशर पता है, जैसे कि पी ए पता है और पी टोटल पता है, तो उसको रेशियो कर दोगे तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज आपको मिल जाएगा। तो आपको पी ए कितना मिला है, पी ए शायद 20 मिला है, राइट 20, यस 20, और ये आपको कितना मिला है 140, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। सिमिलरली वाई भी कितना हो जाएगा, वाई भी हो जाएगा आपका 120/140, 120/140, राइट, यही हमें मिला है। तो ए आपका हो जाएगा कि वेपर प्रेशर ऑफ वाई मतलब कंपोनेंट ए इन वेपर फेस, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेस 1/7, और ये आपका हो जाएगा कि थोड़ा और सॉल्यूशन कर लेते हैं 6/7, 6/7, 1/7, 6/7, फाइन, जल्दी से मिला लेते हैं। बी तो था फिर करेक्ट नहीं हो रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर स्टेट सही नहीं हो रहा है। सी आपका करेक्ट हो रहा है, ठीक है, सी आपका करेक्ट हो रहा है। अच्छा, मोल्स ऑफ बी इन वेपर फेज शुड बी ग्रेटर देन 80%, तो परसेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि आपको मोल फ्रैक्शन पता है बी का, तो आप परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन आपको मिला है 6/7, तो परसेंटेज कितना आ जाएगा 6/7 इंटू 100, 6/7 इंटू 100 होता है आपका 600/7, 600/7 इज यस 80 से ज्यादा आ रहा है, 80 से ज्यादा आ रहा है, राइट 7 5 85 से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, सबको क्लियर है ये पॉइंट। यस सर। अच्छा, ओके, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, 2 पेपर है। अच्छा, 23 मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जो आंसर की में जो भी आंसर दिया हुआ है थोड़ा गलत है, गलत है, क्योंकि मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि ऐसे आपको सॉल्व करना है। आंसर की में जो आंसर दिया हुआ है वो मुझे सही नहीं लग रहा है। देखो कोई भी रिएक्शन हो, nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए
आपको जो उसका जो एक्सप्रेशन है, रेट एक्सप्रेशन है, वो आपको एक कॉमन तरीके से याद रखना है। वो रेट एक्सप्रेशन आप किसी भी रिएक्शन में लगा सकते हो एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप किसी भी रिएक्शन में वो इसको यूज कर सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, जैसे कि वो फॉर्मूला क्या है हमारा, कि 1/80 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1/a0 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू के इंटू टी। ये है आपका रेट एक्सप्रेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन व्हेन n इज नॉट इक्वल टू 1। ये आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, हाफ ऑर्डर रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, वो एनफ है, लेकिन वो इसके साथ मैच नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, कोई कुछ कह रहे हो? फिर सो नहीं हो रहा है? फिर शो से? नहीं हो रहा है सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं हम, देख लेते हैं हम। ओके, ओके, अब दिख रहा होगा। अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ना 1/80 टू द पावर n माइनस 1, 80 क्या है कि टाइम टी में आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है टाइम टी पे, और ए नॉट क्या है टाइम जीरो पे कॉन्सेंट्रेशन क्या था। ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू के इंटू टी। के आपका रेट एक्सप्रेशन है, वो आपको पता है, एन आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। यही फॉर्मूला आप यूज करोगे जब आपका एन का वैल्यू क्या होगा, 1 नहीं होगा। एन का वैल्यू अगर आपका 1 नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे कि बोला गया है कि द टाइम फॉर कॉम्प्लीशन ऑफ द रिएक्शन, टाइम फॉर कॉम्प्लीशन ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन जब खत्म हो जाएगा तब आपका एटी बिल्कुल भी नहीं बचेगा, एटी का वैल्यू हो जाएगा आपका 0। जब रिएक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा तब एटी का वैल्यू हो जाएगा 0 एट कॉम्प्लीशन, एट कॉम्प्लीशन। तो इधर वाला जो पार्ट है, इधर वाला जो पार्ट है वो आपका हो जाएगा इंफिनिटी, राइट। तो फिर टाइम टी भी हो जाएगा, टाइम भी हो जाएगा आपका जो टी कॉम्प्लीशन वो आपका हो जाएगा क्या, इन्फिनिटी। क्योंकि ये वाला पार्ट आपको आप अगर जीरो कर रहे हो तो ये पूरा पार्ट आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आपका टाइम भी उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर टाइम टी के लिए, टी कॉम्प्लीशन के लिए आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि टी सी इज इक्वल टू 1/1 के एन इंटू 1 - n। एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसको, 1/kn, के एन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका तो समझ में आ रहा है कि एन ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। 1/kn 1 - n, यस, और ए नॉट टू दी पावर, ए नॉट टू दी पावर ए नॉट नीचे आ रहा है, ए नॉट टू दी पावर, एक मिनट बेटा थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसमें, ए नॉट टू दी पावर n-1 नीचे ही है, हाँ, ए नॉट टू दी पावर n-1। अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे तो फिर आपका बन जाएगा 1/k इंटू के इंटू, अच्छा इसको हम माइनस करेंगे ना, आपको अगर हम आंसर के हिसाब से मिलाएंगे, एक बार हम फिर से लिखते हैं इसको, थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि इसका आंसर भी सही नहीं आ रहा है, जो आंसर आपका की में दिया हुआ है वो मैच नहीं होगा इसमें, गलत नहीं है ये। अच्छा एक बार हम फिर से लिख लेते हैं, तो देखो टी कॉम्प्लीशन, जो एक्सप्रेशन हम राइट वाला एक्सप्रेशन का लिखते हैं, के इंटू टी, टी कॉम्प्लीशन इंटू n-1 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/a0 टू दी पावर n-1, क्योंकि ए वाला पार्ट आपका हट गया है, ए टी आपका बचा नहीं है,
तो इसको अगर आप रीअरेंज करते हो तो फिर टी कॉम्प्लीशन आपका आएगा क्या, 1/k, 1/k। अच्छा उसके पहले माइनस भी था, उसके पहले एक बार माइनस भी था, 1/k। और नीचे आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 1 - n कर सकते हो आप। और ए नॉट को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो a0 to the power 1/n। मतलब कि जो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है ये, हाँ, जो ऑप्शन नंबर इसमें लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है, ये आपका सही है जब n इज नॉट इक्वल टू 1। n इज नॉट इक्वल टू 1, ये आपका ऑप्शन सही है। यही ऑप्शन एक्सप्रेशन आ रहा है ना कि a0 to the power 1 - n और बाई k इंटू a1 - n, जब n का वैल्यू 1 नहीं है। अच्छा और एक मल्टी करेक्ट है, और एक ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ये बी। क्योंकि अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर टी कॉम्प्लेक्शन लगाओगे तो वो तो इनफाइनाइट टाइम पे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म ही नहीं होता है। तो शायद आपका आंसर दिया हुआ है बी और डी, लेकिन आंसर इसका एक्चुअली होगा बी एंड सी। बी एंड सी आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको मतलब एक फॉर्मूला याद रखो और उसी हिसाब से आप इसको एनालाइज करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करेंगे, थोड़ा हमारा ज्यादा टाइम लग रहा है आज। ओके, नेक्स्ट टाइम हम पूछ लेंगे मैडम से। आप सभी के पास क्वेश्चन आंसर सारे हैं ना, एक बार कंफर्म कर लो। आंसर की भी है ना आपके पास? स्टूडेंट्स आपके पास आंसर की है ना? यस सर। ओके ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, एक थोड़ा जल्दी करते हैं। बोला गया कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। अच्छा देखो, मेल्टिंग पॉइंट पे आप केवल ध्यान दो, ज्यादातर केसेस में एक ग्रुप 15 के लिए एक एक्सेप्शन होगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादातर देखा जाता है कि जब मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है तब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। एक्सेप्शन तभी होता है जब आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। वो कब होगा, ग्रुप 15 में होगा, ग्रुप 16 में होगा और ग्रुप 17 में होगा, राइट। एक्सेप्शन तभी होगा। अच्छा लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, वही दिया हुआ है ग्रुप 15 के लिए दिया हुआ है, pH 3 का सबसे कम है। फिर मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से pH 3 के जिससे ज्यादा है ASH3, इससे ज्यादा है SbH3। NH3 का SbH3 से क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद बोला गया है डेल्टा HEG मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थोड़ा प्रिंटिंग भी यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे बोला गया है कि टेलुरियम देन पोलोनियम, एक्चुअली यहाँ पे -1 इधर आना चाहिए मोल इनवर्स की जगह पे, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है। टेलुरियम पोलोनियम सल्फर सेलेनियम ऑक्सीजन, बहुत ही गड़बड़ हो गया है। टेलुरियम पोलोनियम सल्फर सेलेनियम ऑक्सीजन, हम आपको बता देते हैं इसका क्या होता है। सबसे कम इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है। सबसे कम इसमें होता है ऑक्सीजन का। फिर आपका हो जाएगा नीचे की तरफ आपका बढ़ता जाएगा, राइट। तो सेलेनियम इसका जो एक्चुअल ऑर्डर होता है, हाँ बोलो। अच्छा ये थोड़ा गड़ब ये लिखा है, सबसे कम होता है ऑक्सीजन और सबसे ज्यादा होता है आपका मतलब सल्फर से आपको सल्फर का ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, फिर आपका इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। ठीक है, ये जो ऑर्डर है तो उस हिसाब से हम इसको क्या बोलेंगे, 24। तो एक बार हमें ये देखना है कि ये तो ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, इसको हम सही बोलेंगे, इसको ये शायद गलत है, ये शायद गलत है, ऑर्डर भी गलत दिया है। हाँ ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे इस हिसाब से मान लेते हैं कि टेलुरियम पोलोनियम सल्फर सेलेनियम ऑक्सीजन, ये भी गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक के हिसाब से भी गलत है। मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं, बोरोनिया बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम, गैलियम का सबसे कम होता है, बोरोन का सबसे हाईएस्ट होता है।
ये ऑर्डर सही है। बॉन्ड एंथैल्पी हमें पता है कि क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड एंथैल्पी आपका सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होता है। ठीक है, एक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर दिया हुआ है जो आपको पी ब्लॉक में मिल जाएगा। ठीक है, ये आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। 24 के बाद हम 25 में जाएंगे। 25 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। अच्छा ठीक है, कुछ हमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, तो उस हिसाब से हमें कौन सा आपका करेक्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, आइसोथर्मल, इसको भी हम तो आपको लिख के दिखाते हैं। ये आप सभी को पता होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो हम इसको थोड़ा सा लिख के भी दिखाएंगे। ओके, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, राइट। पर टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा आपका जीरो, राइट। इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा आपका जीरो। और यहाँ पे और क्या क्या दिया हुआ है, आपका फ्री एनर्जी चेंज। फ्री एनर्जी चेंज साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होता है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम में भी आपका फ्री एनर्जी चेंज जीरो होता है। ओके, तो फिर ए के हिसाब से आपका यह भी आ रहा है केवल हाँ, ए के हिसाब से तो इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो आ रहा है, तो ए में आ जाएगा आपका क्यू। ए में आपका आ जाएगा क्यू, वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm। वेपोराइजेशन जो है ना वो इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। बी में आ जाएगा आपका क्या, बी में आ जाएगा आपका, इक्विलिब्रियम में कौन सा जीरो होता है, इक्विलिब्रियम में आपका जीरो होता है फ्री एनर्जी चेंज। बी में आपका हो जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बी में हो जाएगा आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। एडियाबेटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन इन्वॉल्विंग आइडियल गैस। एडियाबेटिक और कुछ जीरो है बी में, नहीं बी में और कुछ जीरो हमें दिख नहीं रहा है। अच्छा, एडियाबेटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन इन्वॉल्विंग एन आइडियल गैस, तो मतलब सी में आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है। क्यू इज इक्वल टू जीरो, क्यू इज इक्वल टू जीरो एंड एस इज इक्वल टू जीरो, एंड एस इज इक्वल टू जीरो। क्यू मतलब हीट चेंज जीरो, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है, और क्योंकि हीट चेंज जीरो है तो डेल्टा एस सिस्टम भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल्टा एस सिस्टम भी आपका जीरो हो जाएगा। कॉम्बशन ऑफ CH4 इन ए सील्ड रिजिड एडियाबेटिक कंटेनर। अच्छा, कॉम्बशन करेंगे और उसमें क्या करेंगे हम, रिजिड एडियाबेटिक कंटेनर। जो डी में देखो क्या क्या जीरो होगा, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो फिर क्यू इज इक्वल टू जीरो होगा। क्योंकि सील्ड कंटेनर है तो फिर आपका कोई एक्सपेंशन नहीं होगा, एक्सपेंशन नहीं होगा तो वर्क डन भी जीरो होगा, वर्क डन भी आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बार हम मिला लेते हैं। तो ए में बोला है आइसोथर्मल प्रोसेस, ए में क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस तो इंटरनल एनर्जी चेंज आपका हो जाएगा जीरो। ए के लिए आपका आंसर ऑप्शन मिलेगा क्यू। अगर कोई आंसर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा आप लॉजिक लगा लेना, देखना कि वो गलत है। ठीक है, आप खुद से समझ जाओगे, आप लोग ये सब बार बार पढ़ चुके हो। वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm, तो फिर ये रिवर्सिबल प्रोसेस था, इसीलिए डेल्टा जी जीरो था। तो बी के लिए क्या ऑप्शन आ रहा था, बी के लिए ऑप्शन आ रहा था आपका आर, राइट। बी के लिए ऑप्शन आ रहा था आपका आर। एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में हमें मिला है Q इज इक्वल टू जीरो, तो मतलब सी में आपको मिला है टी एज वेल एज पी, पी एंड टी दोनों मिलेगा। अच्छा, उसके बाद क्या दिया हुआ है, हम क्वेश्चन नंबर 25 ही कर रहे हैं ना, यस क्वेश्चन नंबर 25 ही है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, कॉम्बशन ऑफ
CH4 इन सील्ड रिजिड एडियाबेटिक कंटेनर, कॉम्बशन रिएक्शन में आपको क्या क्या जीरो मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि रिजिड है तो वार्कडन जीरो, एडियाबेटिक है क्योंकि, तो फिर एस एन टी, तो फिर डी के लिए हो जाएगा एस एन टी। दिस इज द करेक्ट आंसर। ए भी शायद आपका ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो मैच नहीं हुआ है, राइट? जो आपको आंसर की दिया हुआ है उससे मैच नहीं होगा ये, पर यही होगा आपका आंसर। क्लियर है, बोलो। तो आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो वॉइस ब्रेक हो रहा है? वॉइस तो इतना ज्यादा ब्रेक नहीं होना चाहिए। अच्छा अंकुश बोलो फिर से। हाँ वॉइस ब्रेक हो रहा है, अब अभी हो रहा है वॉइस ब्रेक? अगर वॉइस ब्रेक हो रहा है तो फिर हम इंटरनेट चेंज कर देंगे। अच्छा वॉइस अभी क्लियर है, चलो थैंक यू। अच्छा, क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है, राइट? क्वेश्चन भी क्लियर होगा। और हम बता रहे हैं कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिला है देखने में कि जिसमें आइदर आंसर गलत है या फिर उसमें करेक्शन नहीं किया गया है सही से। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। आपका यहाँ पे है मैंगानीज, क्रोमियम, आयरन 2 प्लस मतलब फेरस और स्कैंडियम 3 प्लस, इनका सॉल्ट है, वाटर एक्वस सॉल्ट मतलब एक्वस सॉल्यूशन है। इसमें आपको कलर बताना है, इसमें हमें लिखने की जरूरत नहीं है। मैंगानीज 2 प्लस, आपको पता है कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 कन्वर्ट होता है Mn2 प्लस में, कलर चेंज होता है पिंक। तो फिर मैंगानीज का कलर तो पिंक होगा, ए का ऑप्शन होगा एस। क्रोमियम 3 प्लस ग्रीन, आयरन 2 प्लस you can say green also, iron 2 plus also, iron 2 plus, iron 2 plus फेरस, फेरस तो ग्रीन ही होता है। एक बार हम देख लेते हैं बाकी के साथ मिला के। स्कैंडियम 3 प्लस कलरलेस, तो फिर ए आपका हो जाएगा एस पिंक। क्रोमियम 3 प्लस आपका हो जाएगा ग्रीन, क्रोमियम 3 प्लस ग्रीन, क्रोमियम 3 प्लस ग्रीन होता है, ठीक है। अच्छा Fe2 प्लस, डी आपका हो जाएगा पी, यस, डी आपका हो जाएगा पी। और क्रोमियम 3 प्लस आपका ग्रीन ही होता है, क्रोमियम 3 प्लस भी ग्रीन होता है, यस। और Fe2 प्लस, Fe2 प्लस आपका, Fe2 प्लस भी ग्रीन होता है, दोनों ही ग्रीन होगा। वायोलेट इसमें से कोई भी नहीं है, वायोलेट इसमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन बी में आर दिया हुआ है क्रोमियम 2 प्लस के लिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप लोग एक बार खुद से भी चेक कर लेना, लेकिन मुझे जितना याद है क्रोमियम 2 प्लस, क्रोमियम 3 प्लस हमेशा ग्रीन ही होगा। एसिडिक मीडियम में वही होता है, क्रोमियम आप डाइक्रोमेट से क्रोमियम 3 प्लस लाते हो तो ग्रीन कलर होता है। सर। इसमें कोई चलो ट्रिक नहीं है, ये याद ही करना पड़ेगा सर कलर के नाम? बोलो बोलो फिर से बोलो। सर जैसे कलर पहचानने है ना, तो मतलब हाँ मैंने तो याद कर रखे है, पर इसकी कोई ट्रिक नहीं है जिसे भूल जाते नहीं बार देखो, बार? ये इसमें ना, इसमें ट्रिक्स आपको मतलब एक ही बता सकते हैं कि जब D0 सिस्टम होगा वो कलर होगा, कलरलेस होगा। D0 सिस्टम, D10 सिस्टम, यही आपका लॉजिक है, ठीक है, वो कलरलेस होगा। तो ट्रिक्स केवल यही है, मतलब लॉजिक आपको बता सकते हैं कि लॉजिक आपका यही है कि अब D0 सिस्टम होगा या फिर आपके पास D10 सिस्टम होगा तो वो कलरलेस होता है। जैसे कि आपको Zn2 प्लस का कोई भी सॉल्ट कलरलेस, स्कैंडियम 3 प्लस कलरलेस, राइट? वैसे भी अब अगर लॉरेंसियम देखोगे, ठीक है, ये सब क्या होता है, कलरलेस होता है। D0 सिस्टम और D10 सिस्टम ये कलरलेस होता है, यस सर, हाँ जी। ओके। अदरवाइज हाँ कुछ एक्सेप्शन वहां पे भी है, लेकिन अदरवाइज आपको कलर याद रखना है, ठीक है। ओके। अच्छा, जैसे कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में भी ना आपको केवल याद ही रखना है कि किस में क्या कलर आता है।
किसमें कौन सा कलर आता है। जैसे कि कोई सल्फाइड हो गया, सल्फाइड का कलर क्या होता है, क्या वो सॉल्युबल है कि नहीं। ये जो आपको नया जो टॉपिक थोड़ा सा ऐड हुआ है ना, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, इस पे थोड़ा सा आपको क्वेश्चन थोड़ा सा एक आध देख लेना है। देखिए मैं आपको 27 बता रहा हूँ। 27 में Fe3+ Zn2+ Fe3+ Zn2+ copper 2+ कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय एक्वास NH3 होगा। ठीक है, क्योंकि एमोनियम सॉल्यूशन जो होता है वो एल्कालाइन मीडियम होता है। एल्कालाइन मीडियम में आपको क्या मिलेगा, आयरन आपका हो जाएगा एक ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट FeOH3। जेडन और जो कॉपर दोनों आपका क्या हो जाएगा, दोनों आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। उसमें से कॉपर क्या बनेगा, CuNH3 होल 4 2+, जो कि आपका डीप ब्लू कलर है। और जिंक आपका क्या होता है, कलरलेस सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो मतलब आप एक्वास NH3 से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसमें कोई ट्रिक्स आपको बता नहीं पाएंगे हम। जो सेकेंड वाला है PbS CuS एंड CdS, ये किस में डिजोल्व होता है, ये आपका 50% HNO3 में डिजोल्व हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व हो जाएगा। क्यों डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग नाइट्रेट बनेगा, मतलब PbNO3 CuNO3 CdNO3 ये बन जाएगा। और जो सल्फर वाला पार्ट है वो आपका सल्फेट हो जाएगा। सल्फेट मतलब वो H2SO4 हो जाएगा, राइट। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा T, बी के लिए हो जाएगा आपका R। फिर आपको बोला गया है कि Pb2+ गिव येलो प्रेसिपिटेट, ये आपने बहुत पहले से ये रिएक्शन बहुत बार पढ़ा है कि अगर आपके पास PbI2 है या फिर PbCrO4, अच्छा लेट क्रोमेट। जैसे कि हम कैसे याद रखते हैं आपको बता देते हैं, आपको भी ऐसे ही याद रखना है। जैसे आपने क्रोमेट जब आपने पढ़ा ना, K2Cr2O7 के बारे में आपने D ब्लॉक एंड A ब्लॉक में पढ़ा है, उसमें कुछ रिएक्शंस है और उसमें आपको मिलेगा एक कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं क्रोम योलो। आपने ये नाम सुना होगा, क्रोम योलो। PbCrO4 which is yellow color also known as chrome yellow। ठीक है, ये जो येलो प्रेसिपिटेट पड़ेगा वो किसमें पड़ेगा आपका, CR2 CrO4 सॉरी K2Cr O4। जब इसमें ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा PbCrO4, जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, जिसको हम क्रोम येलो भी बोलते हैं, क्रोम येलो भी बोलते हैं। जैसे PbI2 प्रेसिपिटेट होता है, वैसे PbCrO4 भी येलो प्रेसिपिटेट होता है। तो सी के लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा एस। बाकी रहा डी, डी में आपका क्या किसका प्रेसिपिटेट पड़ेगा, डी में आपको दिया हुआ है बिस्मथ, राइट। अब बिस्मथ में अगर आप क्या करोगे, आप अगर एल्कालाइन इस एल्कालाइन Na2SnO2 दोगे तो ये ऑक्सीडाइज होके आई मीन रिड्यूस होके क्या बनाएगा, बिस्मथ बनाएगा, रिड्यूस होके बनाएगा बिस्मथ, जो कि ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होगा, जो कि ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होगा। तो यही होगा आपका करेक्ट मैच 27 में। 28 कहां चला गया, 28, हाँ 28, वेरी नाइस। 28 में तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, आपको इजीली करना चाहिए। देखो बोला गया है कि मैच करना है ऑक्सीडेशन, ज्यादातर रिएक्शन सारे रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, माइल्ड कंडीशन और स्ट्रॉन्ग कंडीशन। सर क्या हो गया, 27 का ना 8 डी ऑप्शन बताना एक बार। हाँ बोलो बोलो बोलो। 27 क्वेश्चन नंबर का ना सर डी ऑप्शन बता दो एक बार। डी वाला ऑप्शन हाँ फिर जी, हाँ से, जी। जो बिस्मथ वाला पॉइंट है ना, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। बिस्मथ में क्या होता है ना, बिस्मथ 3+ है। जब आप एसएन Na2SnO2 दोगे, Na2SnO2 में एसएन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है आप बता सकते हो, Na2SnO2 में एसएन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, 2+ है कि नहीं। Na2SnO2 में एसएन क्या है, 2+ है, राइट।
ठीक है, कोई बात नहीं। अब याद रखो कि 3 अगर +2 में होता है, 3 अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, वो क्या हो जाता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। 3+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो या फिर ऐसे याद रख लो कि Na2SnO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, बिस्मथ 3+ को रिड्यूस करके बनाएगा बिस्मथ मेटल, जो कि ब्लैक कलर है, तो इसीलिए आपको ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा। 3 जब 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ना, तो वो क्या करता है, 4+ में जाने जाएगा, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, 2+ से 4+ जाएगा। इसीलिए Na2SnO2 आपका क्या हो जाएगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा एल्कालाइन कंडीशन में, और बिस्मथ को रिड्यूस करके बनाएगा बिस्मथ मेटल। ठीक है, यस सर, हाँ जी। ओके। 28 में आपको ऑक्सीडेशन दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में। तो पहला तो आपको आपको पहला जो ए में दिया है वो प्राइमरी है। प्राइमरी से आपको अगर एसिड बनाना है तो आप क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग कंडीशन यूज करोगे, राइट, स्ट्रॉन्ग कंडीशन यूज करोगे। तो स्ट्रॉन्ग कंडीशन कौन सा है, एक बार देख लो। पीसीसी आपका माइल्ड है, पीसीसी आपका माइल्ड है। सेकेंड कंडीशन आपका हाइड्रो डिहाइड्रोजिनेशन कंडीशन है, होगा नहीं। तो फिर थर्ड K2Cr2O7 हो जाएगा, और KMnO4 दोनों ही हो जाएगा। मतलब R एंड S दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। कॉपर वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड डिहाइड्रोजिनेशन, केवल हाइड्रोजन गैस निकलेगा, राइट। हम इसको लिख के भी दिखा सकते हैं, थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, हम इसको लिख के भी दिखा देते हैं, आपको याद रहेगा। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन अब हमेशा लिख के करना है। देखो, अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो तो आपको मिलता है पहले कार्बोनिल कंपाउंड। अच्छा, आपको मिलता है पहले कार्बोनिल कंपाउंड। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग कंडीशन है ना, तो कार्बोनिल कंपाउंड में से अगर आपके पास एल्डिहाइड बनेगा, तो वो फिर वो ज्यादा फर्दर ऑक्सीडाइज होके आपको दे देगा एसिड, राइट। जैसे कि पहला कंपाउंड है आपका CH3CH2OH। अगर आप इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे, जैसे कि PCC हो गया, ठीक है, PDC, इस तरह के कंडीशन में आपको केवल CH3CHO ही मिलता है। या फिर अगर आप कॉपर 573 मतलब 300 डिग्री सेंटीग्रेड दोगे, तो भी आपको हाइड्रोजन के गैस के साथ साथ ये एल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग कंडीशन यूज करते हो, जैसे कि ऑप्शन आर में जो दिया हुआ है या फिर ऑप्शन एस में दिया हुआ है, तो उसमें आपको मिलता है CH3CO2H। तो बी के लिए कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे तो आपने क्या बना लिया है, एसिड बना लिया है। बी में दिया हुआ है एल्डिहाइड, तो बी के लिए आप क्या कर सकते हो, बी के लिए आइदर आप पी यूज कर सकते हो या फिर क्यू यूज कर सकते हो, राइट। पी यूज कर सकते हो, क्यू यूज कर सकते हो। तो पहले दो का आंसर हो गया सी। सी में बोला है कि आपके पास अभी एक सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल से आपको कीटोन बनाना है। तो देखो, इसके लिए तो आप कोई भी कंडीशन यूज कर सकते हो, इसके लिए आप कोई भी कंडीशन यूज कर सकते हो, माइल्ड भी कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यूज करने से कोई दिक्कत क्यों नहीं होगा, जो पहले वाले में हो रहा था, प्राइमरी में हो रहा था, क्योंकि जब कीटोन बन जाएगा, कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज करना बहुत डिफिकल्ट है, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे कोई टेंशन की बात है नहीं। तो फिर हम PQRS माइल्ड स्ट्रॉन्ग दोनों कंडीशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में बोला गया है डी। डी में क्या दिया गया है, डी में बोला गया है कि आपको एक टर्शियरी अल्कोहल है, वहां से आपको एल्कीन बनाना है। तो अल्कोहल से एल्कीन बनाने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, अल्कोहल से एल्कीन बनाने के लिए आप एसिडिक कंडीशन यूज कर सकते हो। मतलब ये जो
टी में दिया हुआ है H3PO4। इसके अलावा भी आप डिहाइड्रोजनेशन कंडीशन में भी आपको यही मिल जाएगा, क्योंकि डिहाइड्रोजनेशन कंडीशन मतलब कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड में जैसे हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, टर्शियरी अल्कोहल के केस में वाटर एलिमिनेशन होगा। यहां से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पे OH जाएगा, सेम प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई डाउट है बोलो? इसमें किसी कोई पर्टिकुलर रिएक्शन में किसी को कोई डाउट है? नहीं है, राइट? तो हम मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, अभी 27 ही हुआ है, राइट? कोई बात नहीं। इसमें बोला है कि मेटल एम हैविंग एटॉमिक मास 31.25 क्रिस्टलाइज in a cubic closed packing, it shows Schottky defect. If the edge length of the cubic lattice 500 is 500 picometer and density of the metal is this, then the calculate the number of moles of metal missing per liter of crystal. कोई बात नहीं। देखो इसमें क्या करना है आपको, आपको डेंसिटी का फॉर्मूला याद है, ठीक है? डेंसिटी के लिए आप क्या करते हो, जेड इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यू, यही वाला फॉर्मूला यूज करते हो। तो डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करके आप पहले जो एक्चुअल में डेंसिटी होना चाहिए वो कैलकुलेट कर सकते हो, और जो ऑब्जर्व डेंसिटी वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक्चुअल वाला आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ये क्यूबिकल क्लोज पैकिंग है, जेड का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट? और एम का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है? एज लेंथ भी आपको दिया हुआ है। तो उससे आप क्या कर सकते हो, उससे आप इसका आइडियल जो डेंसिटी होना चाहिए वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। और फिर आपको एक डेंसिटी वैल्यू दिया भी हुआ है, दोनों को अगर आप डिफरेंट मतलब उसमें से कितना अंतर निकालोगे तो फिर आपको मिल जाएगा डिफरेंस क्या है, उसी डिफरेंस को आप मोल पर लीटर में कन्वर्ट करते हो। मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जेड इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यूब, ठीक है? इसको आप सॉल्यूशन पेज जो आपको दिया हुआ है उसमें भी देखना, बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है एकदम सिंपल तरीके से। तो इसके लिए आपको जेड वैल्यू है, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग जेड वैल्यू है 4, राइट? एम दिया हुआ है कितना, 31.25 दिया हुआ है। एन ए का वैल्यू आपको पता है। एज लेंथ आपको कितना दिया हुआ है, एज लेंथ आपको दिया हुआ है 500 पिकोमीटर, ठीक है? पिकोमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि ग्राम पर एमएल में आप कर रहे हो, ठीक है? सेंटीमीटर में 10⁻⁻10 आ जाएगा होल क्यूब। तो यहां से आपको जो भी वैल्यू आएगा वो आपको मिल जाएगा ग्राम पर मिलीलीटर यूनिट पे, राइट? डेंसिटी आपको दिया हुआ है ऑब्जर्व डेंसिटी, ये आपका क्या है, ये आपका आइडियल वैल्यू है। एक ऑब्जर्व डेंसिटी भी आपको दिया हुआ है, वो कितना है, 1.6075, राइट? जो डिफरेंस आप निकालोगे वो आपका आ जाएगा ग्राम पर एमएल में। बस आपको क्या करना है, ग्राम पर एमएल को कन्वर्ट करना है मोल पर लीटर। उसके लिए आप क्या करोगे, पहले आप ग्राम को मोल में कन्वर्ट करोगे मोलर मास से डिवाइड करके, फिर मिलीलीटर पर मिलीलीटर था उसको पर लीटर के हिसाब से करोगे, ठीक है? तो फिर आपको मिल जाएगा मोल पर लीटर। बोलो इसमें हमें कैलकुलेट करना है, अगर आप बोलोगे फिर हम कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। चैट बॉक्स में लिख दो अगर कोई डाउट चाहिए तो, एक्सप्लेनेशन चाहिए तो, ठीक है? नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। सबको हमारा आवाज तो आ रहा है ना? यस सर। ओके ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है? जैसे ये वाला क्वेश्चन, पहले आप सोडियम के साथ लिमिटेड एयर दोगे तो क्या बनेगा, Na2O बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। फिर एक्सेस दोगे तो क्या बनेगा, सोडियम पारोक्साइड बनेगा, Na2O2, Na2O2 बनेगा। तो एक्स आपका हो जाएगा Na2O, वाई आपका हो जाएगा Na2O2।
तो इसमें बोला गया कि अब स्टेटमेंट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज हायर इन एक्स एज कॉम्पेयर टू वाई। नहीं, गलत है। एक्स में क्या है -2, वाई में क्या है -1, तो वाई में हायर है, एक्स में लोअर है। बोथ एक्स एंड वाई आर डायमैग्नेटिक। हाँ, पैरोक्साइड डायमैग्नेटिक होता है, ऑक्साइड तो O2- है, डायमैग्नेटिक होगा। तो सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है। हमें कितना करेक्ट है वही बताना है, राइट। तो फिर सेकंड वाला करेक्ट है। थर्ड वाले में बोला गया है कि वाई ऑन रिएक्शन विद वाटर प्रोड्यूसेस H2O2। यस, आपका Na2O2 के साथ वाटर रिएक्शन करोगे तो H2O2 मिलेगा। मोइस्ट एक्स ऑन रिएक्शन विद कार्बोनेट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कार्बोनेट। यस, आप अगर सोडियम ऑक्साइड ले रहे हो O2-, तो कोई भी ऑक्साइड के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, क्योंकि एक बेसिक ऑक्साइड है, तो ऑफकोर्स कार्बोनेट ही बनेगा। तो फिर फोर्थ वाला सही है। 2, 3, 4 अभी तक सही है। 5 भी करेक्ट है, क्योंकि दोनों ही आपका बेसिक नेचर होगा। लेकिन बोला गया कि एक्स इज सॉल्युबल, वाई इज इनसॉल्युबल। नहीं, दोनों ही सॉल्युबल है। सोडियम के कोई भी सॉल्ट सॉल्युबल होता है, सोडियम का कोई भी सॉल्ट इनसॉल्युबल नहीं होता है, सारे सॉल्ट सॉल्युबल होता है। तो फिर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट कितना है, 4 है। 2, 3, 4, 5 दीज आर करेक्ट स्टेटमेंट। टोटल 4 करेक्ट स्टेटमेंट। 31 में बोला गया है कि ये जो रिएक्शन है, इसमें पहले आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, राइट। फिर आप ओजोनोलाइसिस करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, H2O2। ओजोनोलाइसिस के बाद आप देखो इसमें H2O2, और फिर हीट करोगे, राइट। चल, इसको बता देते हैं। ये तो जल्दी खत्म हो जाएगा अभी, लेकिन लास्ट वाला पूरा कैसे करेंगे। देखो, जल्दी से बता देते हैं इसको, कि इसमें है कि आप पहले हाइड्रोलाइसिस करोगे। एनहाइड्राइड है ये। हाइड्रोलाइसिस करने से पहले CO2H बन जाएगा। लेकिन आप हीट भी कर रहे हो, तो देखो हाइड्रोलाइसिस करने से पहले जो आपको मिल रहा था, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये आपका क्या हो जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है CO2H, राइट। ये भी आपका क्या है, CO2H। अगर आप हाइट, क्योंकि एनहाइड्राइड था, क्योंकि आप हीटिंग भी कर रहे हो, क्योंकि आप हीटिंग भी कर रहे हो, तो हीटिंग करने से आपका क्या हो जाएगा, हीटिंग करने से आपको मिल जाएगा ये दोनों CO2H आपका चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, अच्छा इसको याद रखना, ये बीटा कीटो एसिड है। बीटा कीटो एसिड, ये आपका अल्फा है, बीटा है। बीटा कीटो एसिड को अगर आप हीट करते हो तो एसिड ग्रुप, वहां पे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से चला जाएगा। तो हीटिंग करने से इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा ए डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड अभी भी है। अब आप क्या कर रहे हो, ओजोनोलाइसिस कर रहे हो। ओजोनोलाइसिस, ओजोन देके फिर आप H2O2 दे रहे हो। ओजोन देने के बाद आप H2O2 दे रहे हो। तो ओजोनोलाइसिस विथ H2O2 एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस हो जाएगा। ओजोनोलाइसिस दो तरीके का होता है। अगर ओजोन देने के बाद अगर आप जिंक वाटर देते हो, तो क्या होता है, ये चॉप होके क्या बनेगा। अच्छा, इसमें स्ट्रक्चर को हमें हटाना पड़ेगा। अगर हम जिंक वाटर देते तो ये एल्डिहाइड बन जाता, ये भी एल्डिहाइड बन जाता। क्योंकि आपने जिंक वाटर के जगह पे क्या दिया है, H2O2 दिया हुआ है, तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस नहीं होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होगा, राइट। तो फिर ये जो कार्बन है CO2 के जगह पे क्या बनाएगा, CO2H बनाएगा, राइट। और ये भी आपका क्या बनाएगा, CO2H बनाएगा। अब आप हीटिंग करने से भी आपको कोई भी आपका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा। हीटिंग करोगे तो फिर से एक बार एनहाइड्राइड बन सकता है, लेकिन वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि आपका पता है क्या है, यहाँ पे आप साइक्लाइज नहीं कर पाओगे, बहुत बड़ा रिंग हो जाएगा। तो अब sp2 कार्बन यहाँ पे काउंट करो,
sp2 कार्बन यहां पे काउंट करो, 2 कार्बन मिल रहा है sp2, एक मिनट, 2 कार्बन हमें मिल रहा है sp2, दो कार्बन आपका sp2, एक मिनट, यहाँ पे 3 हो गया, राइट, कुछ मिस तो नहीं किया हमने, 2 CO2 निकल जाएगा, तो आंसर यहाँ पे 3 दिया हुआ है। अच्छा, ये अभी हमसे नहीं हो पा रहा है, सॉरी, ठीक है, 3 क्यों दिया है पता नहीं, मुझे तो मेरे हिसाब से तो 4 ही आ रहा है, क्योंकि ये दोनों तो अभी रहेगा, ये दोनों अभी रह जाएगा, इस पे थोड़ा सा अभी हमें देखना है, हम थोड़ा थोड़ी देर बाद आपको देखते हैं, या फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे, ठीक है, डोंट वरी। 32 में हम आ जाते हैं, 32 में बोला गया है कि फॉर ए गिवन कंपाउंड टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर, यहाँ पे कितना ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर आपको मिलेगा, ठीक है, तो देखो टोटल कितना सेंटर है, यहाँ पे टोटल कितना सेंटर है, कायरल सेंटर, 1 2 3 4, राइट, सर शो नहीं हो रहा। सो नहीं हो रहा है, अच्छा अच्छा, जल्दबाजी में हम भूल जाते हैं कि बार बार उसको ये करना है, अच्छा, टोटल कायरल सेंटर अगर हम देखेंगे इसको, इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, देखो टोटल अगर कायरल सेंटर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कायरल सेंटर है, लेकिन 2 डबल बॉन्ड भी है, 2 डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड के हिसाब से अगर आप देखोगे तो फिर आपको कितना करना पड़ेगा, specific carbon geometry of the double bond is fixed, अच्छा, जियोमेट्री ऑफ द डबल बॉन्ड इज फिक्स्ड, हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, अगर आप डबल बॉन्ड के हिसाब से देखते हो तो उसको भी आपको एज ए सेंटर, कायरल सेंटर की तरह ट्रीट करना होता है, राइट, तो देखो उसी हिसाब से आप, हम लगाते हैं 2 टू द पावर n वाला फॉर्मूला, तो फिर हमारा आंसर तब क्या होता, 2 टू द पावर n, मतलब टोटल आपका यहाँ पे है 4 2 एंड 2 मतलब 8, 2 टू द पावर 8 हो जाता, 2 टू द पावर 8 आपका हो जाता, लेकिन यहाँ पे और एक कंडीशन बोला गया है, where this type of bond indicates that configuration at specific carbon and geometry of the double bond is fixed, but this type of double bond indicate that configuration of the physical of the geometry of the double bond is not fixed. For a given compound X, total number of optically active isomer, अगर टोटल नंबर ऑफ दिस टाइप के साथ तो टाइप तो बताया ही नहीं, बस दिस टाइप लिखा हुआ है। दिस टाइप ही लिखा हुआ है, एक्चुअली कुछ सर मतलब क्वेश्चन बताना तो में चाहिए। करेक्शन ही नहीं किया है, यही तो दिक्कत है, कुछ क्वेश्चंस में तो आपका करेक्शन ही नहीं किया है, बस लिख दिया है, करेक्शन कर लेना चाहिए था, मैं आपको बस बता दे रहा हूँ कि इसका कैसे हम करते हैं इसको, अगर आप डबल बॉन्ड मतलब कंसीडर करते हो तो फिर आपका टोटल फॉर्मूला आपका हो जाता है 2 टू द पावर n, ठीक है, तो फिर 2 टू द पावर n मतलब आपके पास 4 कायरल सेंटर, टोटल 6 कायरल सेंटर है और 2 डबल बॉन्ड भी है, टोटल 8 सेंटर हो जाता है, 2 टू द पावर 8 आपका क्या बन जाएगा, 2 टू द पावर 8 आपका कितना होता है 60, बहुत काफी ज्यादा होता है, 2 टू द पावर 8, आप कैलकुलेट कर लेना 2 टू द पावर 8 कितना होता है, 2 टू द पावर 5 होता है 32, सर 256। हाँ 2 टू द पावर 5 होता है आपका 32, फिर 2 टू द पावर 8 और भी आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, हाँ, तो फिर लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि
एक्चुअली क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है, हम तो आपको क्या एक्सप्लेन करेंगे, यही बहुत आए जैसे हम कैलकुलेट करते हैं 2 टू द पावर n के फॉर्मूला से, लेकिन क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है। 33 भी आपको हम कैसे बताएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आंसर क्या होगा। स्टार्टिंग मटेरियल आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, बस आपको कंडीशन देख के याद करना है, मतलब समझना है कि क्या हो सकता है। कंडीशन देख के आपको समझना है कि क्या रिएक्शन हो सकता है। बोला गया है कि इन दिस रिएक्शन सीक्वेंस द कंपाउंड जे इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है, तो फिर आई क्या था, एक्चुअली आई था आपका बेंजाल डिहाइड। बेंजाल डिहाइड के बाद ये आपका पार्किन रिएक्शन होगा। पार्किन रिएक्शन से आपको क्या मिलेगा, बेंजाल डिहाइड से आपको मिलेगा सिनामिक एसिड। फिर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड दोगे, आपको मिलेगा स्टाइरिन, मतलब पीएच के बाद सी एच डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा। उस पर आप ब्रोमीन देने के बाद अगर Na NH2 दोगे, हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें रिएक्शन क्या हो रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन का भी वैसे कंप्लीट हम नहीं बोलेंगे, जहां से भी क्वेश्चन उठाया गया है वो सही नहीं है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिया गया है, तो इसीलिए आपको कंफ्यूजन है, मुझे भी कंफ्यूजन है। चलो देखो इसमें क्या होता है, मैं रिएक्शन आपको बता देता हूँ, रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, आंसर हम बाद में भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, बेंजाल्डिहाइड के साथ अगर आप CH3CO होल्ड O, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3COO C डबल बॉन्ड O CH3 इन एसिटिक सोडियम एसिटेट कंडीशन में देते हो, तो प्रोडक्ट आपका बनता है पूरा बेंजीन की जगह पे हम PH लिख रहे हैं, CH डबल बॉन्ड CH CO2H, मतलब ये जो CO वाला पार्ट ये इसके साथ जुड़ जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन टाइप रिएक्शन होगा। फिर देखो आपने दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड, आपको पता है कि इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड देने से आपको मिल जाएगा ये कंपाउंड। फिर आपने दिया है ब्रोमीन CCl4, दोनों जगह पे ब्रोमीन आ जाएगा, दोनों जगह पे ब्रोमीन आ जाएगा, CH Br CH2 Br। फिर आपने दिया है 2 मोल्स ऑफ सोडियम एमाइड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस में आपको क्या मिलेगा, ये एल्काइन मिलेगा, PHC ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर आपने दिया है कुचेर ऑफ कंडीशन, इसको कहते हैं कुचेर ऑफ कंडीशन। कुचेर ऑफ कंडीशन क्या होता है, HgSO4 H2SO4 वाटर, उसमें एल्काइन से आपको कार्बोनिल मिलता है, तो यहाँ पे भी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, तो आपको मिलेगा PHC डबल बॉन्ड O CH3 मिलेगा। ओके, कुचेरॉब रिएक्शन याद रखना, इस नाम को एक बार देख भी लेना, कुचेरॉब रिएक्शन कुछ नहीं, वाटर एडिशन टू एल्काइन, वाटर एडिशन टू एल्काइन, मार्कोनिकॉव फॉर्मूला में होगा। NaOBr H3O+, NaOBr H3O+ मतलब क्या है, हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में CH3CO यूनिट है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में PHCONa प्लस CH3 आई मीन CHCl3 बनेगा, CHCl3 बनेगा, फाइन। फिर आप क्या दे रहे हो, इसीलिए दो प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है K+L, उसमें आपने दिया है एमोनिया, फिर Br2KOH, मतलब हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन आप करोगे, इसको पहले अगर आप एमोनिया से ट्रीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, PHCONH2 मिलेगा, Br2KOH दोगे तो PHNH2 मिलेगा, PHNH2 मिलेगा, एनिलिन। उसके बाद फिर आप दे रहे हो पीरिडिन के प्रेजेंस में CH3CO, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड, तो इससे आपको मिलेगा PHNH C डबल बॉन्ड ओ CH3। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो कंपाउंड एम है उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, देख लो। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालोगे, ये आपका NH, ये आपका CO, राइट, और ये है आपका CH3, सर दिख राइट। नहीं रहा। अभी भी दिख नहीं रहा है, नो। अब तो हम शेयर किए थे, अब क्यों नहीं दिख रहा है,
चलो अब दिख रहा होगा ना? यस सर। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ फिर। देखो पूरा जो रिएक्शन सीक्वेंस था, पहले आप बेंजाल्डिहाइड से अगर आप शुरू करते हो, बेंजाल्डिहाइड से पहले आप पहले पार्किन कंडेंसेशन रिएक्शन करोगे। उसके बाद आपको ये एसिड मिलेगा, सिनामिक एसिड। उसको अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से हीट करते हो, तो फिर आपको मिल जाता है क्या? आपको मिल जाता है डबल बॉन्ड, CO2 चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा। फिर आप ब्रोमीन से ट्रीट करोगे, दो ब्रोमीन आ जाएगा। सोडियम एमाइड से ट्रीट करोगे, ब्रोमीन जाके एल्काइन बनाएगा। एल्काइन से आपको क्या करना है? कुचेरॉब रिएक्शन। कुचेरॉब रिएक्शन नाम थोड़ा सा ये है, लेकिन बेसिकली क्या हो रहा है? वाटर एडिशन हो रहा है। एल्काइन में वाटर एडिशन होता है तो एल्काइन बनता है, आई मीन कार्बोनिल बनता है, कार्बोनिल बन गया है। अब इस कार्बोनिल में CH3CO यूनिट है, तो नेक्स्ट जो कंडीशन है वो हेलोफॉर्म कंडीशन है। हेलोफॉर्म रिएक्शन में आपको बनेगा PHCO2H और फिर CHCO2Na और CHCl3। तो उसी के साथ आपने दिया है एमोनिया। एमोनिया दोगे तो आपको मिल जाएगा एमाइड, बेंजामाइड मिलेगा। बेंजामाइड से आपको अगर हॉफमैन डिग्रेडेशन करोगे तो एनिलीन मिलेगा। फिर आपका क्या बनेगा? एनिलीन के साथ आपने एसिटिक एनहाइड्राइड दिया है इन pyridine मीडियम, तो फिर आपको यही होगा आपका प्रोडक्ट। तो आप इसमें अगर आप डिग्री ऑफ अनसोसिएशन कैलकुलेट करोगे, मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आप डिग्री ऑफ अनसोसिएशन कैलकुलेट करोगे, तो आपको देखने को मिलेगा ये डिग्री ऑफ अनसोसिएशन होता है 5। कैसे हम डिग्री ऑफ अनसोसिएशन कैलकुलेट करते हैं? देखो, 1 डिग्री ऑफ अनसोसिएशन मतलब 2 हाइड्रोजन लेस। 2 हाइड्रोजन लेस मतलब एक डबल बॉन्ड या फिर एक साइक्लिक रिंग। तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, टोटल 4 हो गया। और एक साइक्लिक रिंग की वजह से और एक हम ऐड कर रहे हैं, टोटल 5 होगा आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। लेकिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि आपको बेंजाल्डिहाइड से शुरू करना चाहिए था, देना चाहिए था बेंजाल्डिहाइड। ये तो दिक्कत है, या नहीं है। सम ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर सर जब इन दिस, बेंजाइल डिहाइड दिया नहीं है तो इसका मतलब ये तो गैसिंग टाइप की बात हो गई ना, मतलब। वही तो मतलब इसमें थोड़ा सा मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से करेक्ट करना चाहिए था। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में ये है, मतलब क्वेश्चन आपको मिल रहा है ना, थोड़ा करना चाहिए था। हम देखेंगे बात करके। चलो, सम ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर इन दिस कॉम्प्लेक्स एंड स्टीरियो आइसोमर इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो देखो पहला जो है ना, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो लिगेंड है, लिगेंड में देखो दो डिफरेंट एंड है, एक में नाइट्रोजन है एक में ऑक्सीजन है। इस तरह के लिगेंड को हम क्या कहते हैं? जब आपके पास दो डिफरेंट सेंटर है, लिंकेज आइसोमरिज्म होता है, राइट? इसमें इसमें लिंकेज आइसोमरिज्म होता है। क्योंकि आपके पास दो डिफरेंट सेंटर है तो इसमें आपको सीस ट्रांस दोनों ही मिलेगा, सीस ट्रांस दोनों ही मिलेगा। लेकिन काउंट ये करना है कि आपको कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर और कितना ऑप्टिकल आइसोमर मिलेगा। पहले हम जियोमेट्रिकल आइसोमर आपको दिखा देते हैं। प्लेटिनम, प्लेटिनम के साथ आपके पास लिगेंड है जिसमें नाइट्रोजन एंड है और ऑक्सीजन एंड भी है। एक बार आ, फिर से एक बार हमको आपको हम दिखाते हैं, वहां पे लिख के जा दिखाएंगे। अच्छा देखो, क्वेश्चन आपका है ए, नाम द सम ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर, सम ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर। तो यहाँ पे जो है पीएच CH, इतनी सारी प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। PHCH, इसमें नाइट्रोजन एंड है एक में ऑक्सीजन एंड है। बोला गया है कि इसमें कितना जियोमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। अब देखो हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। मान लो ऐसे नाइट्रोजन एंड से जुड़ा हुआ है, ऐसे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एक बाइडेंटेड लिगेंड है, एक बाइडेंटेड लिगेंड है। दूसरा आपने ऐसे बनाया, एक ऐसा लिगेंड हो गया,
और फिर आपने और एक बनाया प्लेटिनम, ठीक है, जिसमें आपने क्या किया है, आपने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये है आपका दो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर, आई मीन जियोमेट्रिकल आइसोमर। एक को आप बोलोगे सीस, एक को आप बोलोगे ट्रांस, ठीक है। एक को आप बोलोगे सीस, एक को आप बोलोगे ट्रांस। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो आइसोमर दिया हुआ है ना, इसमें जो आइसोमर दिया हुआ है, मतलब जो लिगेंड दिया है, आइसोमर नहीं, जो लिगेंड दिया हुआ है, वो लिगेंड एक्चुअली क्या है, NH2 CH CH3 CO2 माइनस। इसमें भी गलत है क्योंकि क्वेश्चन में आप देखो CH2 लिखा हुआ है, जो कि CH3 होना चाहिए। आपको पता है कि ये किसका स्ट्रक्चर है, ये एलानिन का स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये आपका लिगेंड है। अब लिगेंड क्योंकि काइरल है, तो आपके पास एक आर लिगेंड होगा, एक एस लिगेंड भी होगा। ध्यान से समझना, आपके पास एक आर लिगेंड होगा, एक एस लिगेंड होगा। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर लेते हो तो आपको मिलता है सीस और ट्रांस, लेकिन आर के साथ भी आपको सिस्टम्स मिलेगा, एस के साथ भी आपको सिस्टम्स मिलेगा। किसके हिसाब से हम आर और एस बता रहे हैं, लिगेंड के हिसाब से। तो टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमर आपको कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा। 2 मिलना था लेकिन 4 क्यों हो गया, सीस और ट्रांस। आप एक बार आर लिगेंड के साथ करोगे, एक बार आप एस लिगेंड के साथ करोगे, ओके। तो यहां पे हो गया आपका 4। बोलो सबको क्लियर है कि ये पॉइंट क्यों नहीं, बताओ। कोई रेस्पॉन्स कर लो, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। और जो नेक्स्ट वाला है ना, कि प्लैटिनम ग्लाइसिन होल 3, प्लैटिनम ग्लाइसिन होल 3, जो ग्लाई है, हमें ये पता है कि प्लैटिनम, अगर हम कोई बाइडेंटेड लिगेंड लेते हैं, कोई भी मेटल के साथ बाइडेंटेड लिगेंड लेते हैं, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, उसके लिए हमें आर और एस मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लैटिनम के साथ ग्लाइसिन दिया हुआ है, NH2 CH2 CO2 माइनस होल 3, यही आपका कंपाउंड है। हमें अगर आप देखोगे कि केवल ऑप्टिकल आइसोमर, एक आपका मतलब दो एनांशियोमर ही बनना चाहिए, बस दो एनांशियोमर ही बनना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लिंकेज आइसोमरिज्म भी है, प्लैटिनम, हम इसको ड्रॉ थोड़ा सा कर देते हैं, ड्राइंग थोड़ा सा कर देते हैं। तो आपका ये होगा नाइट्रोजन, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, एक ऐसा हो गया ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है। और इसका एक मिरर इमेज आएगा, इसका एक मिरर इमेज आएगा, तो फिर ये आपका दो आइसोमर हो गया। अभी देखो इस आइसोमर में हमने क्या किया है, हर एक नाइट्रोजन के ऑपोजिट में हमने ऑक्सीजन ही रखा है। हम एक दूसरे तरीके से ड्राइंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के ऑपोजिट में हम नाइट्रोजन ही रखेंगे, ऑक्सीजन के ऑपोजिट में हम ऑक्सीजन ही रखेंगे। सॉरी, थोड़ा ये हो गया। नाइट्रोजन के ऑपोजिट में हम
ऑक्सीजन ही रखेंगे, अभी नाइट्रोजन ही रखेंगे, और ऑक्सीजन के ऑपोजिट में ऑक्सीजन रखेंगे। तो फिर अगर इस दोनों को कनेक्ट करते हैं, एक मिनट, तो फिर ऑक्सीजन के अगेंस्ट में हमें ऑक्सीजन रखना है, राइट। तो फिर इसको नाइट्रोजन कर देते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अब सही है ना? हाँ। अब देखो ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है। दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है, तो दोनों का करेस्पॉन्डिंग एनांशियोमर होगा, इसका भी एक एनांशियोमर होगा। इसमें देखो सारा नाइट्रोजन के ऑपोजिट में, हर एक नाइट्रोजन के ऑपोजिट में ऑक्सीजन है। इसमें दो नाइट्रोजन ऐसा है जो एक दूसरे का ऑपोजिट है, दो ऑक्सीजन ऐसा है जो एक दूसरे का ऑपोजिट है। केवल एक ही आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऑपोजिट है। तो ये दोनों आइसोमर पॉसिबल है, हर एक का एनांशियोमर होगा। टोटल इसका होगा 4 स्टीरियो आइसोमर, पहले वाले का होगा 4, टोटल होगा 8। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसके अलावा और कोई आप ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। ये था आपका पेपर 1। हम पेपर 1 में ही का पूरा टाइम दे दिए है। पेपर 2 आपका आज हो नहीं पाया है, ठीक है। पेपर 2 आपका आज हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको जल्दी से अगर कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन एक आध बोल लोगे तो हम बता देंगे। किसी को कोई एक आध क्वेश्चन अगर याद है कि हमारा डाउट था, बता दो जल्दी से। 2021 ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन नंबर 25 जब आप बता रहे थे तो सर वॉइस अटक गई थी मेरे में। अगर आप क्वेश्चन नंबर 25 दोबारा बता दें। क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा वाला बोलो? पेपर 1 में या कि सर वो पेपर 2 में? फिजिकल केमिस्ट्री, पेपर 1 में फिजिकल पेपर केमिस्ट्री। 1 में, पेपर 1 में, अच्छा ठीक है। पेपर 1 में हम बता देते हैं आपको 25 यही होगा पेपर 1। हाँ यही होगा पेपर 1। चलो 25 क्या था? 25 जल्दी से। हाँ 25 में आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है ना, आंसर के साथ ये मैच नहीं होगा क्योंकि आंसर गलत दिया हुआ है यहाँ पे। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको पता है कि डेल्टा टी अगर जीरो होता है तो इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होगा। इंटरनल एनर्जी चेंज आपका जीरो हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। इंटरनल एनर्जी चेंज होता है तो ए का ऑप्शन हो जाएगा आपका क्यू, ठीक है। ए का ऑप्शन हो जाएगा आपका क्यू। नेक्स्ट में बोला है कि लिक्विड से आप वेपर जा रहे हो, वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड से आप वेपर जा रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट पे है। और हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट पे सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है, राइट। सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? डेल्टा जी हो जाएगा आपका जीरो, डेल्टा जी हो जाएगा आपका जीरो। तो बी के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी के लिए ऑप्शन हो जाएगा आपका आर। ए के लिए ऑप्शन हो जाएगा क्यू, बी के लिए ऑप्शन हो जाएगा आपका आर। सी में बोला है कि एडियाबेटिक रिवर्सिबल कॉम्प्रेशन, एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब डेल्टा क्यू जीरो, तो टी हो जाएगा सी के लिए टी। और एक पॉइंट होता है कि अगर जब आपको एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना होता है, देखो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है कब? जब एक्सपेंशन होता है। नेगेटिव कब होता है? जब कॉम्प्रेशन होता है, राइट। लेकिन क्योंकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है तो डेल्टा क्यू जीरो एंड डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। तो फिर यहाँ पे तो डेल्टा एस भी जीरो हो जाएगा। तो मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में आपका केवल क्यू जीरो नहीं है, एस भी जीरो है। तो सी के लिए आप करोगे पी एंड टी। लास्ट में बोला है कि कॉम्बशन रिएक्शन इन रिजिड एडियाबेटिक कंटेनर। देखो कॉम्बशन रिएक्शन हो रहा है रिजिड कंडीशन पे, रिजिड मतलब कोई एक्सपेंशन नहीं होगा, एक्सपेंशन नहीं होगा तो वर्क डन जीरो होगा। तो वर्क डन जीरो है, एस हो जाएगा, डी के लिए एस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? डी के लिए आपका एडियाबेटिक है क्योंकि क्यू भी जीरो हो जाएगा, तो एस एंड टी दोनों ही हो जाएगा, एस एंड टी दोनों हो जाएगा। सर सर बोलो। क्यू जीरो हो जाएगा तो डेल्टा एस सिस्टम। क्यू
डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, क्यू इज बाई टी ना। यस सर। हाँ, तो फिर क्यू अगर जीरो है तो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा इज जीरो हो जाएगा। इसका मतलब सर तीन आंसर होंगे इसमें, पी एफ और सी। इसका आ जाएगा आपका जो लास्ट वाला, हाँ इसमें आपका पी भी आ जाएगा, राइट राइट, इसमें आपका पी भी आ जाएगा, हाँ पी भी आ जाएगा, हमने ध्यान नहीं दिया इसमें। पी भी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, एक पॉइंट, एक मिनट, क्यू रिवर्सिबल राइट, कॉम्बसन रिएक्शन सील्ड, अच्छा आपको एक बता देते हैं, इसमें आपका हम पी जीरो नहीं बोले हैं ना, हम आपको एक बार बता देते हैं इसको, यही आपका आज और कुछ नहीं हो पाएगा। लास्ट पॉइंट, डेल्टा एस के लिए आप एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है, डेल्टा एस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपका ये होता है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन सी पी एल एन, एन सी वी एल एन वी टू बाई वी वन, अगर सी पी लगाओगे तो पी वन बाई पी टू कर लेना, ठीक है। तो देखो, अगर आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस पे ए वाला जीरो हो जाएगा क्योंकि टी वन इज इक्वल टू टी टू हो जाएगा, तब आप डेल्टा एस निकालोगे इससे, राइट। आइसोकोरिक प्रोसेस है, ये वाला पार्ट जीरो करोगे तब आप टेम्परेचर चेंज करोगे इससे, राइट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप सिंपल एडियाबेटिक प्रोसेस देते हैं, सिंपल एडियाबेटिक प्रोसेस, तो आपका डेल्टा एस निकालते हो क्या, क्यू रिवर्सिबल बाई टी, तो क्यू जीरो है तो डेल्टा एस भी जीरो होगा, वो क्यू सिस्टम के लिए। यहाँ पे जो लास्ट वाला प्रोसेस ना, जो हमने आपको बताया कि केवल क्यू जीरो होगा और क्या जीरो होगा, वर्क डन जीरो होगा, वही सही ऑप्शन है, वही सही ऑप्शन होगा। डेल्टा एस जीरो हम क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखो कॉम्बसन रिएक्शन हो रहा है ना, कॉम्बसन रिएक्शन हो रहा है मतलब हीट रिलीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो फिर टी टू टी वन से ज्यादा होगा, टी टू टी वन से ज्यादा होगा और आपका डेल्टा एस यहाँ पे पॉजिटिव होगा। हालांकि एडियाबेटिक प्रोसेस है, मतलब कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर जो भी गैस है उसका सर टेम्परेचर इंटरनल इंक्रीज हो एनर्जी रहा बढ़ है, रहा है। उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि वो कॉम्बसन रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि हाँ वो सर, मतलब कॉम्बसन, टेम्परेचर। समझ में आया, बोलो कि कुछ बोल रहे हो आप लोग, सर समझिए, समझ गए टेम्परेचर, ना। इंटरनल और एंट्रोपी, ये तीन चीजें इंक्रीज। एग्जैक्टली, इंटरनल एनर्जी वहां पे पॉजिटिव है, तो फिर आप उसको जीरो नहीं बोलोगे, ठीक है। ठीक है, चलो आज के लिए यहीं तक रखेंगे, ओके। कल हमारा कौन सा क्लास है, शायद थर्मोडायनेमिक्स है, राइट, हमने देखा नहीं, हम एक बार देख के आपको कल बता देंगे, ओके।
Students, good afternoon. Good afternoon to all of you. So, can you able to see the screen? Sakshi, Sanika, Rutuja, good afternoon. Good afternoon, my Ravi. So can you able to hear my voice? Am I audible and visible? Yes. Okay. So today let's continue with the chemical kinetics. So as I have already told you, today we are going to discuss about the elementary and complex reactions. Okay, so in the previous class, we have discussed many things related to average rate and instantaneous rate and how to write the rate equation, and we have studied what is rate law, what is rate expression, and what are the factors which affects the rate of the reaction. So those things we have discussed in the previous class. So today we are going to concentrate on elementary and complex reactions. Okay. So based on the number of steps that a reaction can have, the reactions are classified into elementary and complex reactions. Okay. So now first moving on to elementary reactions. So what are elementary reactions? The reactions that occur in a single step are called elementary reactions. The reactions that occur in a single step are called as elementary reaction. Okay, very easy and simple. So for example, if I take H2O2, so what is H2O2? It is hydrogen peroxide, right? So if H2O2 decomposes to H2O and half moles of O2, then we call this reaction as an elementary reaction because this reaction takes place in a single step. Okay, it will not take place with multiple steps, so it takes place in a single step. So immediately H2O2 is getting converted to H21O2 in a single step. So it is an elementary reaction. Now one more example for elementary reaction is NH4NO2, ammonium nitrate. Ammonium nitrate decomposing into nitrogen plus water. Okay, so these two are the examples for elementary reaction. Got it? So examples are also very important. You have to have a look on it. Now next, moving on to complex reactions. So what are complex reactions? In a chemical reaction, a sequence of elementary reactions takes place. So what is meant by sequence of elementary reactions? So we may have more than one step, okay, in a particular reaction. And each step is called to be an elementary reaction. And if we have more than one elementary reaction in a given thing, in a given reaction, then we call those reactions as complex reactions. Okay, so suppose for example, if we have two steps in a reaction, then we call that reaction as a complex reaction. Okay, so among those two steps, one step will be the slowest step, and the other step may be the fastest step. Okay, so in a complex reaction, if you look into it, the slowest step is called as elementary step. Okay, the slowest step is called as the elementary reaction, and that step is called as rate determining step. Okay, very important point it is. A very important point. So in a reaction, the slowest step is called as rate determining step. RDS. Okay, rate determining step. So only by seeing the slowest step, we can able to determine the rate of that particular reaction, right? Because only then we can find out. Like for example, if a particular reactant is present at this point after 5 minutes, or again after 10 minutes, so it is looking like this, and after 15 minutes, if it is looking like this. Okay, so such kind of observation can be made, or the speed of a reaction can be determined only by seeing the slowest step. If a reaction is occurring very fast, then we cannot find out at what point the particular reaction is
Okay, so we cannot determine the speed of a reaction by looking into the fastest step. Got it? The slowest step is called as rate determining step. So is it clear to all of you? So shall we go with some examples for complex reactions? Shall we go with some examples for complex reactions? Students, is this okay for all of you? Very easy, no? Just if a reaction takes place in only one step, it is elementary. If it takes place more than one step, then it is called as complex reaction. That's all. So now moving on to one example for complex reaction. I am going to take 2NO plus 2H2 giving. Sakshi, my voice is not clear. What about others? Sanika, Vaishnavi, Rutuja, Anita, Jyoti. What about you guys? Is it the same with all of you? Oh, Vaishnavi, it is clear. What about others? I think. So, Sakshi, is it okay now? Can you able to hear my voice properly now? Yeah, for Anita also it is clear. Hello, Sakshi. Sakshi, can you able to hear my voice properly now? I think there is some network issue with your side. Okay. Students, shall I continue? Shall I continue? All of you can able to hear now. Sakshi, could you please repeat the thing what you are trying to say in English? Hmm. So try to tell it in English. So see, elementary reactions are the reactions in which we have only single step. Okay. And complex means we have multiple steps, like more than, okay. So the last point which I was discussing is about the rate determining step. Okay. So in complex reactions, as I have already told you, we may have more than one step, right? So suppose for example, if I have two steps in a reaction, then one among those two will be the slowest step and the other one will be the fastest step. Okay. So the rate depends on the slowest step and we call that slowest step in a reaction as the rate determining step for that reaction. Is it okay now? Yeah. Now see to the example. So here we have a reaction in which we have two reactant NO and H2 and they are reacting to give N2 and H2O, two products. Okay. And the complete mechanism if you see, so this reaction occurs in more than one step. This is an example for complex reaction. Okay. Now in the step 1, what happens? 2 moles of NO is reacting with only one molecule of this H2. So in the main reaction, we have two molecules, but what is happening? Firstly, the first molecule of hydrogen is coming and reacting with the NO molecules. Okay, and they are producing a nitrogen gas and H2O2. Then in the second step, what happens? That H2O2 which has been produced in the first step, that is coming and reacting with the second molecule of this hydrogen. Okay, and they are producing this water molecule. Got it? Now, the first step is called as the slowest step in this reaction, and the second step is the fastest step in this reaction.
Now you tell me which is the rate determining step, first step or second step? Yeah, step one, very good. Step one is the rate determining step. Okay. Now here R is equal to, that is the rate is equal to K into N, concentration of NO power 2 and H2 power 1. Okay. So how I am writing this equation? So this expression is called as rate expression, in which we have a constant K, and that K is called as a rate constant. K is called as rate constant, and the rate of the reaction depends on the concentration of the reactant in the slowest step. So in the slowest step, we have two reactants. One is NO and the other one is H2. Okay. So we have two NO and one H2. So that 2 is going to the power. It is going to the superscript. Okay. So NO square and H2 power 1. So this is how you have to write the rate equation. Okay, you have to see to the reactants which are taking place in the slowest step and write only those reactants in the rate expression. Got it? So this is example number 1. Now let's move on to example 2. So 2NO2Cl is giving 2NO2 and Cl2. So this is the net reaction. Now if you look into the mechanism in step 1, what happens? So we have two molecules of NO2Cl. Okay. But among those two, in step 1, only the first molecule, only one molecule is reacting. Okay, and the rate constant associated with this reaction is called as K1, and that NO2Cl is getting converted to NO2 and Cl. Okay, then in step 2, the second molecule of NO2Cl is coming, and it is reacting with the chlorine atom in the gaseous form, which has come out from the first step, and they both reacted to give NO2 and Cl2. Okay, and the rate constant associated with this reaction is called as K2. Now what you do, if we take the net reaction, if we cancel out all the common terms, Cl, if they get cancel out each other, and yeah, then on adding the remaining things, we will get this net reaction back. Okay, and you can see the net reaction in the blue color box also. Now the first step is the slowest step, and in that slowest step, only one reactant is involved. So it is called as unimolecular. Okay, and step 2 is the fastest step, and in that fastest step, two reactants are involved. So it is called as bimolecular. Okay, now you all know that step 1 is the rate determining step, and in that step only one of the reactant is involved. So what is the rate equation? R is equal to K1 into concentration of NO2Cl. So is it clear to all of you? Can you all able to understand that why I have written only the concentration of NO2Cl in the rate equation with K1? Yes or no? Okay, fine. For others, only Sakshi is responding. What about others? The students, can you all able to get the point? Okay, very good, Vaishnavi. So now, yeah, now here you see, we do have this chlorine gaseous chlorine atom in the reactions in the two steps, right? So that is called as the intermediate. That is called as the intermediate. Don't forget that. Okay, intermediates are the short-lived species. Okay, their lifetime is very, very short. So they form as an intermediate, and then that intermediate will again be converted into the product. Okay, they are getting converted to chlorine molecule Cl2 in the reaction. Okay. So now let's go with one more example. Example number 3, where NO2 reacts with CO to produce NO and CO2. So the mechanism for this reaction is in step 1,
First of all, 2NO2 is going to react. In the step 1, what is going to happen? 2NO2 is going to react to produce NO and NO3. Then in step 2, what happens? The NO3 which has been produced from step 1, that reacts with CO. That reacts with CO to produce CO2 and NO2. To produce CO2 and NO2. Okay. So here if you see, the first step is the slowest step and the second step is the fastest step. And if I take the net reaction, so what will be the net reaction? So to get the net reaction, we have to cancel out the common terms which is present in the opposite sides, right? So here I have NO3 and here I have NO3. Cancel that. And here I have one NO2, 2 NO2. So cancel out one NO2 with one NO2 in the step 2. So then if I write the remaining part, I will get NO2 plus CO giving CO2 plus N. Okay. So this is the net reaction which we already have here in this equation. Got it? Now, what is the rate equation for this reaction? The number of reactants taking place in the slowest step. So R is equal to K into NO2 power 2. Okay, R is equal to K into concentration of NO2 square. Clear? Students, is it clear to all? So basically, how many moles of NO2 is reacting in the reaction? So basically, we have 2 NO2 molecule, okay, and 1 CO molecule. So these are the main reactants, and NO, CO2 and NO2 are produced. So one of the NO2 is getting cancelled out each other. So because of that only, we are arriving at this particular net reaction. Clear? Can I move on to one more example? So no doubts, right? So everything is clear so far, no? Yeah. Now coming to example 4, we have 2N2O5 decomposed to give 4NO2 and O2. Mechanism is in step 1. So we have 2 molecules of N2O5. So among those 2, one of that molecule is decomposed to NO2 and NO3 first of all. Then in step 2, what happens? The second molecule of this N2O5 will react with the NO3 molecule from step 1. Okay, the second molecule reacts with NO3 from step 1 and it is getting converted to 3NO2 and O2. Got it? The first step is the slowest step, second is the fastest step. And if we cancel out all the common terms, what we will get? NO3 will get cancelled out each other. Then what else can be cancelled out? Nothing else can be cancelled out. Then we have to add the remaining part and write. So we have 2N2O5 in the reactant side and we have 4NO2 in the product side and 1 O2 in the product side. So this is the final net reaction. So what is the R value here? R is equal to, can anyone give me the R value? Rate expression for this reaction. R is equal to K into dash. Fill the dash. R is equal to K into dash. One of you fill that dash. R is equal to K into square. N2O5 square. Kanika, just look into it carefully. So what I have said, the number of reactants taking place in the slowest step. Don't see the net reaction. You have to see only the slowest step reactants. So R is equal to K into. It is very easy. Don't get confused. Yeah, it is K into the concentration of N2O5 because in the slowest step we have only one reactant, right? So it depends only on the concentration of N2O5. Clear? Fine. Now let's go with one more example. 3ClO minus
breaking down to give ClO3 minus and 2Cl minus. So the mechanism for this reaction is, so in step 1, first of all, among the 3 molecules, 2 molecules of ClO minus is reacting to give ClO2 minus and Cl minus. Then in step 2, the third molecule of ClO minus reacting with is reacted with ClO2 minus. Okay, ClO2 minus. So 1, 2, 3. So these 3 ClO minus have got reacted and they have produced the ClO3 minus and Cl minus products. So here the first step is slowest step, second step is the fastest step. So if you cancel out all the common terms, what you will get? ClO2 minus minus will get cancelled out each other and the remaining thing will be same. So 3 ClO minus giving ClO3 minus and 2 Cl minus. Okay. So what is the rate for this reaction? Rate is equal to K into, one of you try now for this reaction. Rate is equal to K into concentration of what? So fill that. K R is equal to K into the concentration of which species and what has to be written there. So how many reactions are taking place in the slowest step? Yeah, K into ClO minus square. That's all. Okay. Let's go with one more example. Example 6. 2H2O2 with I minus in alkaline medium producing 2H2O and O2. The mechanism is, in step 1, the first molecule of hydrogen peroxide is reacting with I minus to produce H2O and IO minus. Then in step 2, the second molecule of hydrogen peroxide is reacting with the IO minus intermediate which has formed in the first step. Okay, so that is coming here and reacting. Then it produces the corresponding H2O, I minus and O2. Now cancel out the common terms. IO minus gets cancelled. I minus will get cancelled of each other. And if you, first step is the slowest step, second is the fastest step. Then if we take the net reaction, we will get 2H2O giving 2H2O plus, 2H2O2 giving 2H2O plus O2. Okay. So what could be the rate for this reaction? Rate is equal to K into concentration of H2O2 and concentration of I minus. Okay. Only the concentration of H2O2, Sanika. Sanika Golab is telling, yeah, no. It also depends on the concentration of I minus because in the slowest step we have 2 reactants, right? So both of the reactant concentration will be included in the rate expression. Clear from you? Any doubt? Shall we solve some MCQs from the topics that we have seen so far from the elementary and complex reactions? Yeah. Okay. The first question is, a species formed as a product in one step and is consumed in the subsequent step. Subsequent means in the next step, okay, is called as intermediate, radical, both A and B, none of these. What is the answer? The species formed as a product in one step and is consumed in the subsequent step is called as. So Rutuja is going for option C. Sakshi is going for option A. What about others? What about others? Vaishnavi, Jyoti, Anita, Chandana, Thakkar. What about you guys? You guys are going for which option? Option C? Okay. Any other options you want to say? Anita is going for option A. C or A? Say me one.
D. Oh my God. Vaishnavi, what happened? You went for none of these. Okay, let's see the correct answer. It is option A. So one of the, when I was discussing about the intermediate, I have told you, no? So in one of the in step 1, a particular compound is formed as a product, and in step 2, so that is consumed as in the reactant side. So that is called as, oh my God, spelling mistake. So you went for option C. Anyway, option C is also the wrong answer. Okay, fine. So no worries, just listen to it. Okay, the one which is consumed and the one which is formed in one step and then get consumed in the other step is called as intermediate. Okay, so if you want to know more about this intermediate, or if you want to get the clarity about the intermediate and the radical, so you might have studied about this intermediates in your class 11 of organic chemistry, some basic principles of organic chemistry lesson. You might have come across this intermediates, right? So intermediates are classified into 3. So we have 3 intermediates. One is carbocation and the other one is carbanion. Then the third is carbon-free radical. Okay, carbocation, carbanion and carbon-free radical. So these 3 species can form as an intermediate in all the reactions, in most of the reactions. Okay, so the species which is formed in one step and then getting consumed in another step may not or cannot be only the radical. Okay, so it is called as the intermediate. It can be a cation or it can be a carbanion. It can be some other anions. Got it? So it can be some other nucleophile or it can be an electrophile. It can be a radical, etc. Okay. So what you have to give? You have to give intermediate as the answer for that. So the species is called as intermediate. You cannot go for both A and B. Okay. Radical is one among the intermediates. It is a type of intermediate. So the exact answer is option A, intermediates. Clear? Now for all of you who have given option C as the answer. For Vaishnavi, Sanika and Rituja, is it clear now? Okay. Fine. Let's go with one more question. The slow step of reaction mechanism is also called as option A, complex step, option B, rate determining step, option C, both A and B, option D, none of these. The slowest step of reaction mechanism is also called. Very good students. Very good. It is option B. It is the rate determining step. Good. Coming to the third question. Reactions which takes place in several steps are called as A, fast reaction, complex reactions, slow reactions, none of these. Reactions which takes place in several steps are called as option B, sure. Okay, option B is the correct answer. Very good. Option B is the correct answer. So moving on to the fourth question. The stepwise description of a reaction is called as the stepwise description. We are writing now step 1, step 2, step 3. So that description of the reaction is called as reaction mechanism, reaction step, detailed reaction, none of these. Option A, very good. Good. It is correct. Option A, reaction. It is called as reaction mechanism. Okay, step 1, step 2. So that is called as a mechanism. Fine. So with this, we are closing the elementary and complex reactions topic.
So the very important points you have to keep in mind is the slowest step in the complex reaction is called as rate determining step, and the number of reactants taking place in that slowest step will depend on the rate. Clear? So that will take part in the rate expression. Is it clear and okay for all of you? Understood? Any doubt? Shall we move on to the next topic? Okay. So the next is order of reaction. So we have completed average rate, we have completed instantaneous rate, and now we have completed elementary and complex reactions. Now the next main topic is order and molecularity of the reaction. Okay, order and molecularity of the reaction. So first let's discuss about the order of a reaction. Then if time permits, then we will discuss on molecularity. And after seeing the informations about order of a reaction, molecularity of a reaction, we will study the difference between order and molecularity. Okay, so this is what we are going to do in this next few slides. So let's go with the order first. So what is the order of a reaction? What is the definition for this order of a reaction? It is the sum of the powers of the concentrations of the reactants. What it is? Sum of the power of the concentration of the reactants in the rate law expression is called as order of the chemical reaction. Okay, sum of the power of the concentration of the reactants in rate law expression. So you might have seen, you might have noticed that for complex reactions, we have written the rate expression. No? So in that some of the reactants were involved. What we have to do, we have to sum up all the powers of the reactants concentration taking part in the rate expression. And we call that as order of the reaction. Okay, let's go with some examples. Suppose if I have X moles of A reacting with Y moles of B to give the products. Now applying the rate law, what we will get? Rate is directly proportional to the concentration of the reactants raised to their powers. Okay. Suppose A and B are the stoichiometric coefficient for that. Now if I remove this proportionality symbol, I have to introduce a constant called K. That K is called as rate constant. Okay. Now here A plus B, sum of the power of the concentration of the reactant. Okay. So this is the concentration. Okay. A and B are the reactants and A, B are the powers. So sum of the power of the concentration of the reactant is called as the order of the reaction. Order is denoted by the letter N. Okay. Clear? So K is a rate constant or velocity constant. So in chemistry, we will use that as rate constant only. Got it? So A plus B may be equal to X plus Y or it may not be equal to X plus Y. Where X and Y are the coefficients taking place in the net reaction of a chemical reaction. Okay. So is it clear? Can you all able to understand? Shall we go with some examples? What is the order? Sum of the power of the concentration of the reactant taking place in the rate law expression. That is very important. Okay. So now moving on to an example. H2O2 giving H2O plus half moles of O2. So the rate for this reaction is K into concentration of H2O. So what is the order here? What is the power here? It is 1. 1 means it is called as first order reaction, where N is equal to 1. Okay, if I take one more example for ammonium nitrate, then this is the rate equation. Then again, what is the order? What is the power? What is the order of this reaction? It is 1. So it is again the first order reaction. Okay. Now H2O2 decomposition, NH4NO2 decomposition, and some radioactivity disintegration. Radioactivity disintegration reactions. They are also the examples for first order reactions.
Okay, radioactivity disintegration. So is it okay now? So one more example I'll take for you. 2Hi giving H2 plus I2. Now the rate expression is K is equal to concentration of Hi power 2. Now what is the order here? Can anyone give me the order for this reaction? Very good, Sakshi. It is 2. So it is the second order reaction because the power is 2. So it is the second order reaction. What about this example? What about this example? So what is the rate equation for this reaction? So it will be K into NO concentration into O3 concentration. Now what is the power? What is the order for this reaction? Can anyone find out the order for this reaction? Yeah, again it is 2. Very good. Very good. Very good, students. So it is the second order reaction. 1 plus 1 is 2. Great. So what about for this? Rate is equal to K into NO square plus O2. So what is the total order? What is the total order for this? Yeah, it is 3. Yeah, it is a third order reaction. 2 plus 1, 3. Then coming to next reaction, CH3CHO, decomposed to methane and carbon monoxide. So here if you see, the rate of the reaction is K into CH3CO concentration power 3 by 2. So it is fractional. Okay, it is the fractional order reaction. So order is 1.5. Order is 1.5 because if you divide 3 by 2, you will get 1.5. No, so order is 1.5. So order of the reaction can be fractional. Order of the reaction can be integer and fractional also. Okay, very important point to be noted. Order of the reaction can be an integer and it can be the fractional values also. Just take a note of it. Then moving on to one more example, H2 plus Br2 giving 2 HBr. The rate of the reaction is K into concentration of H2 into concentration of Br2, but 1 by 2. Okay, power is 1 by 2. So what is the total order for this reaction? What is the total order for this reaction? Again, you will get a fractional value only. So find out that value. What is that fractional order? Very good, Sanika. It is 1.5. It is 1.5 because here we have 1 and here we have half. So it is 1 plus half. So it is 1.5. So fractional order with 1.5. Now for COCl2 giving CO plus Cl2, the rate is K into COCl2 power 3 by 2. What is the order? What is the order? What is the fractional order? Yeah, 1.5. 1.5. That's all. Very easy, no? So let me take one more reaction. 2NH3 giving N2 plus 3H2 in presence of platinum metal and heating at 1130 Kelvin. So here this reaction is an example for zero order reaction because the rate is equal to minus dx by dt, which is equal to K into NH3 power 0, or it is equal to K because anything to the power 0 will go to 1, right? So rate is nothing but K. Rate is equal to rate constant for zero order reaction. So zero order means the rate of the reaction does not depend upon the concentration of the reactants in the reaction. Okay. So whatever might be the concentration, whether you increase the concentration of NH3 or if you decrease the concentration of NH3, the rate is not going to get affected. Okay. So those reactions are called as zero order reaction. Okay. So zero order reaction is independent on concentration of reactant. It is independent. It does not depend on the concentration of reactant. Okay. So I'll give you one more example. 2Hi giving H2 plus Id. So this is also an example for zero order. Okay. So it does not depend on the concentration of Hi. So all catalytic reactions are zero order reactions. What is meant by catalytic reactions? What is meant by catalytic reactions? The reactions which is consuming the catalyst. So here platinum is acting as a catalyst
And here gold is acting as a catalyst. So platinum and gold are D block metal atoms. Okay. So the role of the catalyst is to increase the rate of the reaction. What does this catalyst do? They increase the rate of the reaction, but they will not take part in the reaction. So they will always increase the rate. Suppose if this particular reaction, if this NH3 is taking some 1 day or 2 days to get converted to N2 and means, on using this platinum metal as a catalyst, the reaction can be completed within half an hour or 1 hour. So what is happening? It is making the reaction rate fast. The reaction is happening easily. So it is not taking much time. So within a very few minutes or very few hours, the reaction is getting completed. Okay, so the role of the catalyst is to alter the rate or speed of the reaction. So for all catalytic reactions, catalyst use the reactions, the order of the reaction is 0. Clear? Clear to all of you? Okay. So I hope you guys got clear in this. Then I'll go with one more point. So zero order of the reaction is independent on concentration of the reactant. So this is what we have seen. So let me go with one more example. 2O3 giving 3O2. So what is O3 and what is O2? What is O3 and what is O2? What is O3 and what is O2? O3 is ozone, very good, and O2 is oxygen. So ozone is getting converted to oxygen. So here the order is negative order reaction, because if you look into the rate equation, it will be equal to K into O3 power 2, O2 power minus 1. Okay, and the order with respect to oxygen is minus 1. So you see the order with respect to oxygen, it is minus 1. So from this equation, we can conclude that order may be 0, order may be fractional, or it can be an integer. Rarely, it can be negative also. Very rare. So the negative order reactions, they are very, very rare. But they can be 0, they can be fractional, and they can be an integer. 0 order reaction, fractional order reaction, and integer. Integer means first order, second order, third order. Okay, rarely we have negative order reactions also. So this is one of the examples for negative order. Clear? Any doubt from the topics that we have discussed so far for anyone? So shall we solve some MCQ, students, from the order of the reaction part? Yeah, if the catalyst used, then the order is mostly 0. If the catalyst is used, then the order is mostly 0. Yeah. So now moving on to the first question. Which of the following can be the values of order of reaction? Which of the following can be the values? Option A -1, option B 0, option C 3.2, option D all of these. Which of the following can be the values of a reaction, order of a reaction? Very good, students. All of these. It can be 0, it can be fractional, and rarely it can be negative also. So all of these is the answer. Good. Now coming to the second question. If rate is equal to K into the concentration of H2O2, then order of the reaction is option A 1, option B 2, option C 3, option D 4. What is the order of this reaction? Good. Order of the reaction is 1. A reaction having order equal to 3 is known as first order reaction, second order reaction, third order reaction,
None of these. Very easy, no? Very easy. So, yeah, it is called as third order reaction. Very easy. So, the next topic is molecularity of a reaction. So, I think we can discuss the molecularity in the next session, tomorrow's class. Okay. So, today we have focused on the order of the reaction and the elementary and complex reactions. So try to solve some questions, some more questions based on these two topics, and try to revise the average rate and instantaneous rate topic also. Okay. Don't forget about the law of mass action, rate law, rate expressions, etc. Okay. So study the definitions, study the problems, study the equations, study the formulas, everything, and try to solve questions from the topics which we have discussed so far. Okay. So do any of you have any doubts from today's session? No? Okay then. Thank you so much, students, for listening to the lecture. Take care. See you all in the next class.